ऑनलाइन में ये शेयर कर दो नोट्स, ये शेयर कर दो सब जगह। अच्छा, नोट्स आपको हमने दोबारा दिए हैं ज़रा बड़े फॉन्ट के साथ, हैं तो कल वाले ही, लेकिन उसमें एक दो चीज़ें भी मैंने और बतानी है, इसलिए मेरे ख्याल से फ्रेश नोट्स ही खोल लें आज वाले, कल वाले से कंपेयर घर जाके कर लीजिएगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है कुछ बच्चे कहते हैं एक दफ़ा जहाँ से याद हो गया वहीं से हमने याद करना है। चलें ठीक है, कोई नहीं, फ़िलहाल अभी यही खोल के रखें ताकि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो। अच्छा जी, आपको पता है हमारी वो मशहूर ज़माना डायग्राम तो साथ ज़रूरी है, उसको साथ खोल लेते हैं, फिर सारी कहानियाँ उसी से जुड़ी हुई हैं। बस इसी तरह है ज़िंदगी, सुबह होती है, शाम होती है, यूं ही क्लासें तमाम होती हैं यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है, यूं ही ज़िंदगी तमाम होती है। क्लासें तो आनी जानी चीज़ें, ज़िंदगी कहीं तो सब गया। माशाल्लाह आप तो तैयारी में लगे हुए हैं, हम जैसों को फिक्र है अच्छा, नहीं आप लोग तो माशाल्लाह। ओके, तो कल हमने सेक्शन 131 शुरू किया था। बोलें जब कभी कमिश्नर या टैक्स पेयर एतराज करे कमिश्नर अपील के फैसले से, तो ये लोग जा सकते हैं एपलेट ट्रिब्यूनल के पास 30 दिनों के अंदर। लेकिन टैक्स पेयर के पास सिर्फ एक राइट है कि वो डायरेक्ट किसके पास चला जाए, एपलेट ट्रिब्यूनल के पास। एपलेट ट्रिब्यूनल को जब आपने अपील करनी है तो ये जरूर याद कीजिएगा घर में, एन अपील शेल बी इन द वेरीफाइड अकम्पनीड और ये और फीस। अच्छा, 30 दिनों के बाद भी वो अपील सुन सकता है, कोई ऐसी बात नहीं, 30 दिनों के बाद भी वो अपील सुन सकता है। अच्छा, यहां जी अब हम थोड़ा टाइम लगाते हैं पॉइंट 5 के ऊपर। अब जरा टेक लगा लें तसल्ली से। पॉइंट 5 नोट्स किसी को ना मिले हो तो हाथ खड़ा कर दें, भाई नोट्स नहीं मिले इनको आज वाले। पॉइंट 5, कल हमने पढ़ा था, और किसी को ना मिले हो, कल हमने पढ़ा था कि तसल्ली से सुनिएगा, अगर टैक्स पेयर को टैक्स जमा करवाना हार्डशिप, नोट्स ले लो, अगर टैक्स पेयर को टैक्स जमा करवाना हार्डशिप महसूस हो रहा है तो ये कमिश्नर अपील को एप्लीकेशन दे, ये कमिश्नर की हियरिंग करके यानी कमिश्नर की बात सुन के इसको 30 दिन की छूट दे देगा और एक और दफा भी 30 दिन की छूट दे देगा, लेकिन उस सूरत में इसको उतने अरसे में फैसला। अब जो पॉइंट 5 कल वाला था जिसको अब हम रिवाइज करने लगे हैं वो ये है कि चाहे आप एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील जमा करवा भी रहे हैं, चाहे आप एपलेट ट्रिब्यूनल में अपील जमा, आपने असेसमेंट ऑर्डर वाला टैक्स कमिश्नर को जरूर जमा करवाना, अनलेस के एपलेट ट्रिब्यूनल के जज आपको 6 कितनी देर की छूट देता था, 90 दिन की छूट दे दें। Even if appeal has been filed, tax shall still be payable in accordance with an unless recovery by commissioner of tax, recovery चीज किसी, recovery by commissioner of tax has been stayed by appellate tribunal, रहने दें, चलें ले आए, has been stayed by appellate tribunal, appellate tribunal उसको रोकते। आप बताएं appellate tribunal कितने दिनों की छूट दे देगा, भाई आपसे पूछ रहा हूं, एपलेट ट्रिब्यूनल, इधर उधर हैंडे बरा करो, एपलेट ट्रिब्यूनल कितने दिनों की छूट दे देगा, ऑन फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर एपलेट ट्रिब्यूनल में आफ्टर गिविंग कमिश्नर अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग स्टे रिकवरी ऑफ 90 डेज। लेकिन एक नई चीज थी, वो पता क्या थी, ये बाद में उठा लीजिएगा, लेकिन एक नई चीज थी, वो ये थी कि अगर कभी
टैक्स पेयर हियरिंग शेड्यूल को फॉलो ना करे तो वो जो आपको 90 दिन का स्टे ऑर्डर मिला हुआ है वो फौरन, इफ टैक्स पेयर डज नॉट फॉलो द हियरिंग शेड्यूल स्टे ऑर्डर शेल सीज। मुझे ये बताएं कि अगले सफ़े पे आके कि इसने फैसला कितने दिनों में सुनाना है। इसलिए ये तो सॉर्ट ऑफ मैच कर गया कि 90 डेज में ही फैसला सुनाना है और 90 डेज का रिलीफ मिला। अब एक सवाल मैं आपसे पूछने लगा हूं, जब आपने जाके जनवरी के शुरू में अपील जमा करवाई तो उसने फैसला कितने अरसे में सुनाने है? किन्होंने? इन्होंने। फैसला कितने अरसे में सुनाने? और इन्होंने स्टे भी कितने दिनों का दे दिया, यानी पैसे भी जमा ना करवाए 90 दिन और हम फैसला भी सुना देंगे। लेकिन अगर किसी वजह से 90 दिन में फैसला ना सुना पाए तो टैक्स जमा कराने की छूट भी एक्सटेंड हो जाएगी। टैक्स जमा कराने की छूट भी, क्योंकि इन्होंने फैसला नहीं सुनाया ना, इन्होंने फैसला नहीं सुनाया। ये रह गया था कल, वे जो छोटा छोटा लिखा हुआ था कल वाले नोट्स में, वेयर एन अपील इज नॉट डिसाइडेड विद इन द स्टैट्यूटरी पीरियड। स्टैट्यूटरी पीरियड बता दें कितना है अगले सफे पे, अगले सफे पे बताएं आके कितना है स्टैट्यूटरी पीरियड? 90 डेज। वेयर द अपील इज नॉट डिसाइडेड विद इन स्टैट्यूटरी पीरियड, स्टैट्यूटरी पीरियड कितने दिन है? 90 डेज। By the appellate tribunal, where the appeal is not decided within statutory period by appellate tribunal, the stay order shall cease, not cease. कल वाली क्लास ली थी, the stay order shall कब तक? कब तक? तो लिख लें छोटा सा। अब आप टैक्स भी जमा ना करवाएं जब तक फैसला ना आ जाए। Stay order shall not cease तस्वीर खींचो। स्टे ऑर्डर शेल नॉट सीज का मतलब क्या है? स्टे ऑर्डर शेल नॉट सीज का मतलब क्या है बताएं? स्टे ऑर्डर शेल बी एप्लीकेबल। हम कोशिश करेंगे नोट्स में डालने साथ ही जब आपको भेजें। बहरहाल आप लोग तो इधर लिख रहे हैं ना, ऑनलाइन वालों के लिए कह रहा हूं। द स्टे ऑर्डर शेल नॉट सीज यानी स्टे ऑर्डर शेल बी, स्टे मिला रहेगा आपको अंटिल द, किसी को मुश्किल लफ्ज महसूस हो रहा ना, स्टे ऑर्डर रुकेगा नहीं, रुकेगा नहीं का क्या मतलब है? चलता रहेगा। अच्छा, टाइम लिमिट फॉर डिसीजन बताएं जी, टाइम लिमिट फॉर डिसीजन। एक चीज मैंने आपको कल जरा डिफरेंट तरीके से पढ़ाई थी, उसको मैं आप चेंज करवाने लगा हूं और अब नोट्स भी अपडेटेड हैं। ये बात है पुराने लॉ की। ये बात किसकी है? पुराने लॉ की। तस्वीर खींचो। ये बात है ओल्ड लॉ की, इसको साइड पे रखने। ये बात है ओल्ड लॉ की, इसको साइड पे रखने। अब पढ़ें, एप्लेट ट्रिब्यूनल कितने अरसे में फैसला सुनाएगा? मैंने आपको कल कहा था ये 2 डब्बे इसके साथ हैं, नहीं ये 2 डब्बे ऊपर वाले के साथ हैं। मतलब सुन लें, कल जो कहा था वो डिलीट करें, फ्रेश माइंड से समझें। एप्लेट ट्रिब्यूनल कितने दिनों में फैसला सुनाएगा? 90 दिनों में। इफ नॉट डिसाइडेड विद इन द अबव पीरियड, और अगर 90 दिनों में ना सुना सका तो एप्लेट ट्रिब्यूनल शैल सीक रिलैक्सेशन फ्रॉम द पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर ऑफ लॉ से, एंड कॉन्डोनेशन पीरियड शैल नॉट एक्सीड। यानी फिर एप्लेट ट्रिब्यूनल ने 90 दिनों में फैसला सुनाना है, लेकिन अगर फैसला तो और कितने दिन मिल जाएंगे? अच्छा, पुराने लॉ में ओरिजिनल दिन ही 180 थे। पुराने लॉ में कल जो पढ़ाया था डिलीट, ये मानिएगा। अपील पेंडिंग ऑन कमेंसमेंट ऑफ न्यू लॉ, ये न्यू लॉ है ना, लेकिन ये बात ओल्ड लॉ की है। ये लॉ न्यू है, लेकिन ये कह रहे हैं कि पुराने लॉज पेंडिंग, पुराने लॉज के मुताबिक फैसला कितने दिनों में आता होता था। लेकिन आजकल ये पूछे जाने का कोई इतना चांस नहीं है। अच्छा, अगला आपको याद है कि जब पहली हियरिंग होगी तो आप उसको कहेंगे जा जा ADRC जा। जा कहां जा? और अगर टैक्स पेयर के ADRC नहीं जाएंगे
तो आप डेट्स दे देंगे, फला फला दिन हियरिंग होगी और फला फला दिन फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन आप दोनों के मशवरे से होगा ये। अब मैंने नोट्स को अच्छा कर दिया जो कल मैंने लाइन डलवाई थी। ATIR इंश्योर adherence by taxpayer and commissioner to the and ATIR shall hear and decide the appeal. Alhamdulillah. Adjournment on request of taxpayer. तस्वीर खींचो, ये on request of taxpayer, ब्रैकेट इधर है। Adjournment on request of taxpayer shall be granted. कब? जब कोई बहुत मजबूरी की रीजन हो, बहुत मजबूरी का काम हो, तो फिर, और ये रिकॉर्ड की जाएंगे ATIR, यानी ATIR बताएगा क्या वजह बनी है। ऑन मैंडेटरी पेमेंट फिक्स्ड बाय विच शैल बी एट लीस्ट 50,000। और जब कभी फैसला आएगा असेसमेंट ऑर्डर का, तो कितने फैसले आएंगे? अफर्म, मॉडिफाई, नल, वो 3 उधर ही कवर हो गए, 2 और आगे। रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर, बैक को ब्रैकेट में ले लें, रिमांड द केस बैक टू कमिश्नर फॉर इंक्वायरी और टेकिंग एक्शन, मेकिंग एनी अदर ऑर्डर एज ATIR मेड। डन। रुक जाएं, ये आम हालात में है कि जब आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करा दिया, आम हालात में है। जब असेसमेंट ऑर्डर के खिलाफ आप जा रहे हैं और अगर असेसमेंट ऑर्डर नहीं है, वैसे ही आपको नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव करार दे दिया, तो फिर आगे देखते हैं। ये बात परसों वाली है। ATIR असेसमेंट को बढ़ाएगा नहीं 32 से ऊपर और रिफंड को कम, अनलेस के टैक्स पेयर को बता दे। क्लियर? अगर डिसीजन के बाद AOP की असेसमेंट चेंज हुई या न्यू असेसमेंट करनी हुई, तो ATIR किसको इजाजत देगा? ये सारा तो याद है ना। वेयर अपील रिलेट्स टू डिसीजन अदर देन असेसमेंट, आज हमने डाल दिया ब्रैकेट में। एग्जांपल गिवन नॉन रेजिडेंट का रिप्रेजेंटेशन, तो ATIR में अफर्म, वेरी और ATIR अपना फैसला सुना देगा टैक्स पेयर को। और सेक्शन 133 में जो भी लिखा है साइड पर रखे, डिसीजन ऑफ एपलेट ट्रिब्यूनल ऑन अपील शैल बी डन। अब हमारा ATIR खत्म हुआ। आप लोग नोट्स ना खोलें बार बार, आप सिर्फ इधर से रिवाइज करें। अच्छा जी, उन दोनों में से जो भी केस हारा वो भी इधर आ सकता है। और दूसरी बात बोलें, या टैक्स पेयर डायरेक्ट कमिश्नर के फैसले के खिलाफ इधर, तो इन 2 सूरतों में ATIR के पास जा सकते हैं आप। फीस क्या है अलग बात है, रिक्वायरमेंट्स क्या है अलग बात है। आसान बात हो गई, 3 बातें हो गई। पहली बात, कौन कौन जा सकता है, तरीका क्या है, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फाइलिंग अपील, और तीसरी बात फीस। उसके बाद 30 दिनों के बाद भी अपील कर सकते हैं। ओहो, इसके लिए 30 दिनों के बाद भी अपील कर सकते हैं। अब ये 2-4 बातें हैं, चाहे आपने अपील कर भी दी है, टैक्स जमा कराना ही, लेकिन ये लोग आपको 90 दिन की छूट दे सकते हैं। टैक्स जमा कराना ही कराना है, लेकिन ये लोग आपको 90 दिन की छूट दे सकते। अब नीचे 2 बातें हैं। पहली बात, अगर आपने हियरिंग शेड्यूल को फॉलो नहीं किया तो 90 दिन वाली छूट खत्म, और अगर उन्होंने 90 दिन में फैसला ना सुनाया तो फिर छूट जारी। यानी एक में आपको पकड़ा है, स्टॉप लगा हुआ, एक में आपको पकड़ा है और एक में आपको तराजू के जरिए रिलैक्स कर दिया, आपको छोड़ दिया, फ्री कर दिया। अब ये बात क्लियर हो गई कल वाली बड़े जबरदस्त तरीके से। आप बोलें, अगर आपने अपील कर दी है तो आपने टैक्स जमा, लेकिन वो कितने दिनों की छूट दे सकता है? छूट कब खत्म होगी? ना लड़े ना, छूट कब खत्म होगी? अगर हियरिंग शेड्यूल आप फॉलो ना करें। और छूट कब जारी रहेगी? 90 दिन से भी ज्यादा, अगर ATIR 90 दिन में फैसला ना सुनाए। तो जबरदस्त हो गया। अगला सेक्शन है सेक्शन 132, फैसला आ गया, डिसीजन। अगला सेक्शन क्या है? हाँ हो जाए। अच्छा, आप बताएं ATIR कितने दिनों में फैसला सुनाएगा? लेकिन अगर 90 दिन में फैसला ना सुना सके तो मिनिस्टर से इजाजत लेगा। वो कितने दिन की छूट दे देगा? पुराने लॉ में कितने दिन के नॉर्मल होते थे? 180 दिन। पहले दिन आपको हियरिंग में
कहा जाएगा कि भाई ये ATIR है, जाने जाओ। आपने कहा मैंने ADRC, आपने कहा मैंने नहीं जाना, तो फिर इधर ही केस चलेगा। उसके बाद ATIR आपको हियरिंग शेड्यूल पे बजिद करेगा और आपको हियरिंग वाले दिनों पे बुलाएगा। लेकिन अगर कभी कोई जेन्युइन रीजन हुई तो 50,000 तक कम से कम फीस लेके ATIR की रिक्वेस्ट पर, सॉरी टैक्स पेयर के रिक्वेस्ट पर केस को एडजॉर्न कर दिया जाएगा। 3 फैसले आ सकते हैं, अफर्म, मॉडिफाई और एनल, या रिमांड द केस बैक टू, या मेक एनी अदर एज ATIR डीम फिट। ATIR, ये बातें सारी पुरानी, सारी बात पुरानी। ना असेसमेंट बढ़ाएगा, ना रिफंड कम करेगा टैक्स पेयर को बताए बगैर, ये बात नहीं, ये भी पुरानी। अगर AOP की इनकम रिवाइज होगी, ये तो उसमें भी पड़ी थी CIRA। और ये तो उधर पता है क्या लिखा हुआ था CI उसमें कमिश्नर अपील्स में, उधर लिखा हुआ था मे मेक ऑर्डर एज ए थिंक फिट, लेकिन यहां लिखा हुआ है वो 3 बातें। और इसमें क्या है, आई थिंक नाउ वेरी वेरी क्रिस्टल क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। आगे चलें, हाई कोर्ट को रिवाइज करें कल वाला। आज दोबारा हाई कोर्ट के नोट्स नहीं है, थोड़े से फॉन्ट साइज बड़ा करके। एग्रीव्ड पर्सन और कमिश्नर, शुरू करें ना डायग्राम को सामने रख के, बोलें। एग्रीड पर्सन और कमिश्नर मे फाइल रेफरेंस इन हाई कोर्ट नीचे, अपील ट्रिब्यूनल ऊपर है हमारी डायग्राम में। वैसे विद इन 60 डेज ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ, बोलें उसके 60 दिन के फैसले में, उसके फैसले के बाद 60 दिन में उन दोनों में से कोई भी इधर नहीं अपील नहीं, इधर रेफरेंस दायर करेगा। मे फाइल, बार बार बोले, मे फाइल रेफरेंस दायर करेगा, अपील नहीं यहां लफ्ज लिखना। इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद द ग्राउंड्स ऑफ अपील, नहीं, अपील का लफ्ज भी यूज नहीं करना, रेफरेंस, ग्राउंड्स ऑफ अपील नहीं, स्टेटमेंट ऑफ स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ। हम इन जजेस को बताएंगे क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइज हो रहा है। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये होता है कि कॉलेज का रेवेन्यू कितना है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि कॉलेज का रेवेन्यू टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, लॉ खोल के देखना पड़ेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये होता है कि जमीन ए की है या बी की है। क्वेश्चन ऑफ लॉ ये होता है कि जब ये साबित हो गया ये जमीन इसकी है तो इसकी इनकम टैक्सेबल है या नहीं, ये लॉ खोल के पता चलेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि तनख्वाह कैश में दी या चेक में दी, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है, ये क्वेश्चन ऑफ लॉ नहीं है। अब अगर साबित हो गया दोनों में से किस फॉर्म में दी तो अलाउड है या नॉट अलाउड है ये देखना पड़ेगा लॉ से। तो बोले क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केसेस किसके एंड पे फाइनल हो जाते हैं? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट के केसेस किसके एंड पे फाइनल हो जाते हैं? एपलेट। और अगर क्वेश्चन ऑफ लॉ का मसला आ जाए तो एक मिसाल लिख ले, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट क्या होता है और क्वेश्चन ऑफ लॉ। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है, ये प्रॉपर्टी है किसकी या इसका किराया कितना है, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है ना, इसके लिए लॉ से तो नहीं पता चलेगा। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट ये है कि ये प्रॉपर्टी है किसकी या इसका किराया कितना है। और क्वेश्चन ऑफ लॉ है कि ये प्रॉपर्टी का रेंट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है, कि ये प्रॉपर्टी का रेंट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्ट है। अच्छा, अब इसे लिखने की जरूरत नहीं। मुझे ये बताएं कि इंश्योरेंस एक्सपेंस मैंने कितना पे किया, ये क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ आगे इंश्योरेंस एक्सपेंस प्रॉपर्टी के चैप्टर में अलाउड है या नॉट अलाउड है? ओए अलाउड है ना बताए, मैं जो सवाल पूछ रहा हूं उसका जवाब नहीं, पागल है यार। अलाउड ना मुझे बताएं इंश्योरेंस एक्सपेंस है, मुझे बताएं ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है या क्वेश्चन ऑफ लॉ है? कॉन्सेप्ट सो तो उतने दिन हो गए हैं, हमने तो ताना बना लिया है, ऐसे नहीं होना चाहिए। इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म अलोंग विद स्टेटमेंट ऑफ केस स्टेटिंग एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ अराइजिंग आउट ऑफ
एप्लीकेंट अपील जमा करवाने के बाद ना 15 दिन में आप बता दें ATIR ने क्या कुछ किया था, ताकि इससे इन जजेस का टाइम सेव हो जाएगा। स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट शेल सेट आउट नंबर 1 फैक्ट्स, कहानी क्या थी, ग्राउंड्स ऑफ अपील नहीं, स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट, ये जो स्टेटमेंट ऑफ केस है। स्टेटमेंट टू हाई कोर्ट शेल द फैक्ट, द फैसला ऑफ and the question of law arising out of sort of where on application under subsection high court is mutmain that question of law arises it may proceed to hear the high court। तो ऐसे है कि मुझे कभी कभी लगता है समझाना भी नहीं पड़ता, बस पढ़ते जाएं तो समझ आ रहा होता है। रेफरेंस shall be heard by special bench or benches constituted by comprising at least provisions of section 98 code of civil procedure shall apply। ये कोई होगा पता नहीं हमें क्या। स्पेशल बेंच कितने दिनों में फैसला सुनाएगा? 6। हाई कोर्ट एक केस मैनेजमेंट सिस्टम बनाएगा, इसका पर्पस क्या होगा कि 6 महीनों में फैसला सुना दिया जाए। हाई कोर्ट हियर करेगा रेफरेंस, अपील नहीं, हाई कोर्ट हियर करेगा रेफरेंस, डिसाइड करेगा क्वेश्चन ऑफ लॉ और अपनी जजमेंट पास करेगा। लेकिन ये कंफर्म मॉडिफाई नल में से कोई होगी, लेकिन यहां लिखा नहीं होगा। तो पास करेगा जजमेंट और एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर शेल स्टैंड मॉडिफाइड। कल वाले नोट्स पढ़ के फेंक दीजिएगा, इन नोट्स से याद कीजिएगा। एपलेट ट्रिब्यूनल ऑर्डर शेल स्टैंड मॉडिफाइड। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह 26 मिनट हमारे ज़ाया हो गए आज रिवीजन करके। अब आज वाला शुरू करते हैं पढ़ना। हाई कोर्ट, अभी थोड़ी देर पहले पिछले सफे पे हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाने के बाद अब अगला काम क्या होना चाहिए, ये हेडिंग छोड़ें, पहले इधर पढ़ें बस। हाई कोर्ट शेल सेंड अ कॉपी ऑफ जजमेंट। हाई कोर्ट के फैसले का नाम क्या होता है? जजमेंट। अंडर इट्स सील टू द एपलेट ट्रिब्यूनल को भेजें ये फैसला। अच्छा, एपलेट ट्रिब्यूनल को भी भेजना जरूरी है। ओके, 9-10 को छोड़ें, पहले 11-12। लिमिटेशन एक्ट शेल अप्लाई टू एन एप्लीकेशन मेड टू हाई कोर्ट। ये कोई एक्ट है, हमारे लॉ में नहीं है। लिमिटेशन एक्ट होता है कि अपील इस तरह जमा करवानी है, इतने दिनों में जमा करवानी है। एक आधा नंबर का कोई सवाल आ गया, लिमिटेशन एक्ट क्या है? लिमिटेशन एक्ट शेल अप्लाई ऑन एन अपील मेड टू हाई कोर्ट। एप्लीकेशन बाय एन एग्रीड पर्सन अदर देन कमिश्नर, कमिश्नर की बात नहीं हो रही, बल्कि किसकी तरफ से एप्लीकेशन? एग्रीड पर्सन की तरफ से। शेल बी अकम्पनीड बाय अ फीस ऑफ 50,000। शुक्र है फीस याद आ गई, जब सेक्शन खत्म हो रहा था फीस याद आ गई। तो कितनी फीस जमा करानी है हाई कोर्ट में अपील करने के लिए? 50,000 रेफरेंस के लिए। वेल डन। एप्लीकेशन बाय कमिश्नर अंडर सबसेक्शन 1। लेकिन अगर कमिश्नर एप्लीकेशन दे, इट शैल ओनली बी एंटरटेन्ड ऑन द रिटन ऑथराइजेशन बाय द रेलेवेंट चीफ कमिश्नर। तो कमिश्नर अगर एप्लीकेशन दे तो फिर तो ये हाई कोर्ट जाना चाहता है तो कितनी फीस जमा करवाए? 50,000। और ये हाई कोर्ट जाना चाहता है तो चीको चाड़ा बंद करे और जाके किससे इजाजत ले? चीफ कमिश्नर से, कि मैं कमिश्नर हूं, मैं जा रहा हूं हाई कोर्ट में, इसने फीस जमा नहीं करवानी। इनको बड़ा अच्छा। पॉइंट 10 पहले पढ़ते हैं, फिर 9 बात हो कर ले बात। On application and after hearing the commissioner, High Court may stay recovery of tax। मतलब बताएं, हाई कोर्ट रिकवरी ऑफ टैक्स रुकवा देगा। हाई कोर्ट कहेगा कि स्टे रिकवरी में दे रहा हूं, आप पैसे ना लो। एंड टैक्स पेयर मस्ट पे 30% ऑफ टैक्स डिटरमिन्ड बाय ATIR। इधर छूट ऐसे नहीं मिलेगी। ATIR ने जो टैक्स डिसाइड किया उसका कितने परसेंट देना पड़ेगा? 30% टैक्स आप दें। और स्टे ऑर्डर, ऐसे लाइन डालें, स्टे ऑर्डर लगी हुई है लाइन, अच्छा मेरे नोट्स में नहीं लगी हुई, ऑर्डर स्टे ना कहीं आ जाए, ऐसे लाइन लगाए। स्टे ऑर्डर एक्सपायर्स आफ्टर 6 मंथ्स। स्टे ऑर्डर कितने अरसे बाद एक्सपायर हो जाएगा? कमिश्नर अपील ने छूट दी थी 30-30 दिन की, एपलेट ट्रिब्यूनल ने छूट दी थी 90 डेज, और ये हाई कोर्ट है, इसने कितने अरसे की छूट दी? और इसने फैसला कब सुनाना था? इसने फैसला भी 6 महीने में सुनाना था, और छूट भी कितने अरसे की दे दी? ऑन एप्लीकेशन एंड आफ्टर। एप्लीकेशन कौन देगा वैसे? जो ये बता दें, एप्लीकेशन कौन देगा?
मोबाइल में आएगी एप्लीकेशन? नहीं, एप्लीकेशन कौन देगा? टैक्स पर्सन, टैक्स पेयर एप्लीकेशन देगा और कमिश्नर को सुनाई जाएगी कहानी। हाई कोर्ट में स्टे रिकवरी ऑफ एंड टैक्स पेयर मस्ट पे एटलीस्ट स्टे ऑर्डर एक्सपायर आफ्टर 6 मंथ। अच्छा, अनलेस, अनलेस, अनलेस वाला ना यहां से मिल रहा है, ये ऊपर वाले डब्बे से नहीं मिल रहा, यहां से लाएं। अनलेस, ये ऊपर वाला डब्बा ऐसे क्लोज कर दें। अनलेस, यहां से लाइएगा। बताएं आप दो बातें, अनलेस क्या हो, जल्दी जल्दी बताएं। अनलेस, अनलेस स्टे ऑर्डर एक्सपायर आफ्टर 6 months, अनलेस रेफरेंसेस और स्टे ऑर्डर इज विड्रॉन अर्लियर बाय। जब हाईकोर्ट फैसला ही सुना देगा तो स्टे ऑर्डर की कोई तुक रही या पैसे देने पड़ेंगे? अगर हाईकोर्ट ने फैसला ही सुना दिया तो फिर तो पैसे देने पड़ेंगे, फिर स्टे ऑर्डर एक्सपायर हो जाएगा। स्टे ऑर्डर एक्सपायर्स आफ्टर अनलेस रेफरेंस इज डिसाइडेड बाय हाई कोर्ट। ये नोट्स में डाल देंगे, लॉ का हिस्सा नहीं है। बिफोर 6 months, अगर हाईकोर्ट ही 6 महीने से पहले फैसला सुना दे तो फिर क्या करें? फिर भी 6 महीने की छूट है। और स्टे ऑर्डर इज विड्रॉन बाय हाई कोर्ट बिफोर 6 months। स्टे ऑर्डर ही विड्रॉ कर लिया हाई कोर्ट ने, कब? 6 महीने से पहले। तो इन दो सूरतों में बताएं क्या करेंगे, जल्दी बताएं क्या करेंगे। स्टे ऑर्डर एक्सपायर, आप बता दें कितने महीने की छूट मिलेगी, लेकिन उसके लिए कितने % टैक्स जमा कराने का। लेकिन वो छूट खत्म कब हो जाएगी? अगर हाईकोर्ट आपके खिलाफ फैसला सुना दे जल्दी, या हाईकोर्ट दी गई इजाजत को वापस ले लें। पॉइंट 9 में पहली लाइन तो वही लिखी हुई है ना, इफ रेफरेंस इज मेड टू हाई कोर्ट टैक्स शेल स्टिल बी पेएबल एज पर, ये तो वही 9 और 10 फिर एक ही बात हो गई। However, tax recovery shall not be made for 30 days from the communication of ATIR order. Tax recovery shall not be made for 30 days from the communication of ATIR order. और 6 महीने वाली बात में आप फर्क बताएं मुझे, क्या होगा? बात जरा तसल्ली से सुनिएगा। अगर आप एप्लीकेशन दे दें तो 6 महीने की छूट मिल जाएगी। अगर आप कुछ भी ना करें तो 30 दिन तक तो कमिश्नर एटीआईआर के फैसले के बाद आपको तंग नहीं कर सकता। तो टैक्स रिकवरी शेल नॉट बी मेड फॉर 30 डेज फ्रॉम द कम्युनिकेशन ऑफ, बोले 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 बोले, एटीआईआर ऑर्डर। तो एटीआईआर के ऑर्डर के बाद कितने दिनों के अंदर आपको छूट मिल जाएगी? कितने दिन तक छूट मिल जाएगी? अब 30 दिन और 6 महीने में फर्क लिखें, रजिस्टर पे लिखें पॉइंट 9 और 10 सेक्शन 133 का, या यहीं पे लिख लें आप लोग नोट्स में, ऑनलाइन रजिस्टर सेक्शन 133 पॉइंट 9 और 10, सेक्शन 133 पॉइंट 9 और 10। अच्छा, एटीआईआर के पॉइंट 9 लिखें। एटीआईआर के फैसले के बाद, एटीआईआर के फैसले के बाद तीस दिन की छूट टैक्स जमा कराने की। एटीआईआर के फैसले के बाद 30 दिन की छूट टैक्स जमा कराने की बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। समझ आ जाएगा ये लफ्ज़ आपको? बाय डिफॉल्ट, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी। अगर आप ज्यादा छूट चाहते हैं तो पॉइंट 10 में जाके एप्लीकेशन दे दें। अगर आप ज्यादा छूट चाहते हैं तो पॉइंट 10 में जाकर बोले एप्लीकेशन दे दें। फिर छूट, बोले ना, फिर छूट
6 महीने की मिल जाएगी। फिर छूट कितने अरसे की मिलेगी? 6 महीने की। जी माय डियर, नहीं, बस जितनी उसने लिखी हुई उतनी मिलेगी। आप जल्दी जल्दी अपील कर देना, आप जल्दी अपील कर दें एटीआईआर के बाद। एटीआईआर के फैसले के बाद तो आपको इतनी लंबी छूट नहीं मिलेगी। अच्छा जी, 90 डेज की कौन सी छूट कह रहे हो एटीआईआर के फैसले? एक मिनट, किस चीज की? नहीं 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 नहीं, ओ भाई एटीआईआर फैसला सुना के 90 दिन की छूट नहीं देता। डोंट मिक्स अप चीजें, मेरी बात सुने। जब आप एटीआईआर को एप्लीकेशन देते हैं कि मैं टैक्स जमा नहीं करा सकता, तो वो 90 दिन की छूट देते हैं और 90 दिन में फैसला सुनाता है। फिर जब 90 दिन बाद वो फैसला सुनाएगा तो आप कहां जाएंगे? एपीलेट ट्रिब्यूनल। जब आप एपीलेट ट्रिब्यूनल फैसला सुनाएगा तो फिर आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। वो छोड़ो बात होगी, फिर आप कहां जाएंगे? हाई कोर्ट। जब आप चले, जब हाई कोर्ट जाने नहीं जाना वो साइड पे रखें। एपीलेट ट्रिब्यूनल के फैसले के 30 दिन तक आपको कोई छेड़ेगा नहीं, और हाई कोर्ट में जाके फिर आप छूट ले लें 6 महीने। अच्छा जी भाई, चीजों को मिक्सअप कर रहे हैं। लॉ ने लिखा हुआ है कि जब एटीआईआर का फैसला आ गया तो 30 दिन तक आपसे कमिश्नर पैसे नहीं मांग सकता, और ये कह रहे हैं आपने हाई कोर्ट को अपील करनी होती है 60 दिनों में। तो ठीक है, आप जल्दी जाके अपील कर दें, आप 30 दिन से पहले जाके अपील कर दें, आप जल्दी अपील कर दें अगर आपको ये मसला है तो। लेकिन 30 दिन तक आपसे कोई टैक्स नहीं मांगेगा, 31वें दिन आपको टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। आप सादा सी बातों को कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं। किसका फैसला आ गया? एटीआईआर का। किसका फैसला आ गया? एटीआईआर के फैसले के बाद आपने यहां कितने दिनों में जाना है? 60 दिनों में। ये बात अलग है, ये बात अलग है। एटीआईआर के फैसला आने के बाद कितने दिन तक कमिश्नर आपको छेड़ नहीं सकता? 30 दिन तक। लेकिन अगर आप जल्दी जल्दी हाईकोर्ट चले जाए और उनसे 6 महीने की छूट ले लें तो फिर आपको 6 महीने नहीं छेड़ेगा। लेकिन उस 6 महीने में अगर यही आपके खिलाफ फैसला सुना दे या अपना फैसला वापस ले ले छूट देने वाला, फिर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अच्छा, ये जो एक बात है ना, ये बिल्कुल अलग बात है, इसका पिछली बातों से कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, इसमें जब हम नोट्स अपलोड करेंगे तो यहां पे लिख देंगे सेपरेट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, यहां पे लाइन डाल दें और बिल्कुल एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है। ये हमारा आखिरी कॉन्सेप्ट है हाईकोर्ट का। 5-7 मिनट में हाईकोर्ट भी आज खत्म हो गया। अच्छा, बात सादा सी है, सुन लें। आप हंसेंगे भी इस बात के ऊपर। नहीं, थोड़ा हंसी रोक के रखो ना, जब मौका है। अगर हाई कोर्ट ने, बोलें, अगर हाई कोर्ट ने, और मैंने याद भी कर लेना ना, पैसे है गया कि अगर हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुना दिया और कमिश्नर को कहा कि अब रिफंड करो जल्दी से, हर दफा स्टे तो नहीं मिलता ना, कई दफा आपको टैक्स भी जमा करवाना होता है। अगर हाई कोर्ट ने आपके खिलाफ फैसला सुना दिया और हाई कोर्ट ने कमिश्नर को कहा कि टैक्स पेयर को तो कमिश्नर चला जा, अगर कमिश्नर का इरादा है कि मैं कहां जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट, तो कमिश्नर हाई कोर्ट को कहेगा मैं रिफंड नहीं कर रहा, जब तक के सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। लेकिन इस बेनिफिट को लेने के लिए, बेनिफिट किसको मिला? नहीं, ये जो रिफंड ना करे वाला बेनिफिट मैं बोल रहा हूं, दोबारा सुने,
मैं रिफंड ना करने वाला पूछ रहा था, आप लोग पिछली बात समझ रहे थे, कोई मसला नहीं, हो जाता है। अच्छा, आई रिपीट, अगर हाई कोर्ट का फैसला टैक्स पेयर के हक में आ जाए और इसने पहले से कोई टैक्स जमा करवा दिया हुआ है, तो कमिश्नर को चाहिए कि इसे फौरन पैसे वापस करे। लेकिन कमिश्नर ना 30 दिन के अंदर अंदर चला जाता है हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में कैसे, ना ना ना, सुप्रीम कोर्ट के चीजें हमारे सिलेबस में नहीं है, वो मैं आपको बता दूंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं हमारे सिलेबस में। तो हाई कोर्ट का अगर फैसला आ गया टैक्स पेयर के हक में और कमिश्नर को पता है कि मैंने रिफंड करना है, कमिश्नर 30 दिन में चला जाए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट को जाके कहे कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं, कमिश्नर 30 दिन में हाई कोर्ट जाए और जाके कहे हाई कोर्ट आपका फैसला आ गया, आपका फैसला जो है वो आ गया, आपका फैसला जो है सारा आंखों पर, आपका फैसला सारा आंखों पर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपका फैसला, या आपका फैसला सारा आंखों पर, लेकिन ये अपने पास रखें, मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। लेकिन 30 दिनों में आपने हाई कोर्ट आके ये बताना है हाई कोर्ट के जज को, और अगर हाई कोर्ट का जज कहे तो फिर टैक्स पेयर को रिफंड डिले हो जाएगा अनलेस अनटिल कि सुप्रीम कोर्ट अपना फिर रुलो। यानी कि असल में पता होगा क्या कि जब हाई कोर्ट फैसला सुनाएगा ना इसके हक में, तो ये हो जाएगा चौड़ा, ये हो जाएगा चौड़ा। जब ये चौड़ा होगा ना टैक्स पेयर चौड़ा हो गया, चल काट रिफंड, हाँ चल काट पैसे रिफंड काट, और कहेगा काट कुट छोड़, मैं इतने आ रहे हैं दोबारा। हाई कोर्ट के जज को जाके कहेगा कि मैं नहीं रिफंड करा क्योंकि मैं आगे कहां जा रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। मुकाओ गल और ठहर जाना, तेरा केस फंसे है। चलें, इफ टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय हाई कोर्ट इन जजमेंट, हाई कोर्ट ने फैसले में टैक्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, तो मजे हो गए। एंड रिफंड बिकम्स, और रिफंड बन गया, किसको रिफंड मिलना चाहिए आप, कमिश्नर में अप्लाई टू विद इन 30 days of receipt of judgment of that he is making appeal before, वो कहेगा कि मैं सुप्रीम कोर्ट जा रहा हूं। हाई कोर्ट में ऑथराइज द पोस्टपोनमेंट ऑफ रिफंड, हाई कोर्ट रिफंड पोस्टपोन कर देगा अनटिल दिस और ये रिफंड कब करेगा कमिश्नर उसको, जब कभी किसका फैसला आएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। डन। चलें, हाई कोर्ट के आज वाले सेक्शन रिवाइज करें। चुप ना, हर चीज में सवाल निकाला होता है, कर लेते हैं मैं अभी आपको सवाल लेते हैं, एंटरटेन करेंगे हम। हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा एपलेट ट्रिब्यूनल को, लिमिटेशन एक्ट के रूल्स लगेंगे, कमिश्नर ने एप्लीकेशन देनी है तो चीफ कमिश्नर से पूछेगा, और टैक्स पेयर ने एप्लीकेशन देनी है तो 50,000 रुपया देगा। मेरा ये मशवरा है कि घर में पॉइंट 9 की पहली 2 लाइनें पढ़ के फिर पहले पॉइंट 10 पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये तो सेपरेट कॉन्सेप्ट है। चाहे आपने हाई कोर्ट में अपील कर भी दिया या रेफरेंस दायर कर भी दिया, चाहे आपने हाई कोर्ट में रेफरेंस दायर, टैक्स फिर भी जमा कराना ही, लेकिन 30 दिन तक आपसे कोई टैक्स। लेकिन अगर आप ज्यादा छूट चाहते हैं तो पॉइंट 10 में आ जाए। फिर ऑन एप्लीकेशन आपको कितनी छूट मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए कितना टैक्स जमा कराना पड़ेगा, 30% टैक्स जमा करवाना पड़ेगा छूट लेने के लिए। तो बेसिकली ये दोनों बातें तो अब मिक्स होके आ गई ना। आम हालात में कितनी छूट मिल जाएगी, ऑटोमेटिक, लेकिन अगर एप्लीकेशन दे दें तो छूट कितनी मिल जाएगी, लेकिन वो छूट एक्सपायर हो जाएगी अगर। अच्छा चलें, आखिरी और नई बात पढ़ लें। इफ टैक्स इज रिड्यूस्ड बाय इन जजमेंट एंड रिफंड बिकम्स, कमिश्नर में अप्लाई टू, कमिश्नर हाईकोर्ट को कहेगा 30 दिन के अंदर ऑफ रिसीट जजमेंट ऑफ हाईकोर्ट दैट ही इज अपील बिफोर हाई कोर्ट में ऑथराइज द, कब तक, डन। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट वाला ना असल में हमारे सिलेबस में इसलिए नहीं है कि वो इनकम टैक्स लॉ से डिलीट हो गया है, क्योंकि हाई कोर्ट के केसेस कहां जा सकते हैं आगे, सुप्रीम कोर्ट, और ये बात पाकिस्तान के आइन में लिखी हुई है। तो जो बात पाकिस्तान के आइन में लिखी हुई है वो दोबारा हमारे अगर लॉ में आ जाए तो डेट इज सॉर्ट ऑफ डुप्लीकेशन। तो इस डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए लॉ मेकर ने ये बात निकाल ही दी है। पढ़े किताब से, किताब से पढ़ें ये बात। ये कौन सा पेज है आपका, 406।
सुप्रीम कोर्ट इज फाइनल फोरम फॉर अपील। सफे के एंड पे आए, टिक करें ना इसको। सुप्रीम और हाई कोर्ट के ऊपर लिखें, इसके पेज दिए हैं क्लास में। सफे के टॉप पे हाई कोर्ट पे लिखें, क्लास में पेज दिए हैं, क्लास नोट्स, किताब से ना पढ़िएगा। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल फोरम फॉर अपील। प्रोविजंस रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ अपील इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान हैज बीन ओमिटेड थ्रू बिकॉज दे आर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। वो पहले से पाकिस्तान के आइन में शामिल हैं चीजें। मेरे दिल में पता नहीं क्यों आ रहा है, मैं ये हाई कोर्ट वाला पहले आपको रिवाइज करा दूं जो आज हमने नया पढ़ा है। हाई कोर्ट अपनी कॉपी जजमेंट की किसको भेजेगा? कमिश्नर ने अपील करनी है तो ये तरीका है, टैक्स पेयर ने अपील करनी है तो 50,000 रुपया। 30 दिन की छूट बाय डिफॉल्ट मिल जाएगी टैक्स जमा ना करवाने की, और स्टे ऑफ रिकवरी 6 महीने का मिल जाएगा एप्लीकेशन देने पे, लेकिन उसके लिए 30% टैक्स जमा। लेकिन वो स्टे एक्सपायर हो जाएगा अगर वो स्टे ऑर्डर ही वापस ले ले या। और आखिरी चीज, अगर हाई कोर्ट के फैसले की वजह से आपको रिफंड मिलना है तो रिफंड डिले हो जाएगा जब तक कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना आ जाए। ओके, एडीआरसी की हमने आपको कोई समरी नहीं दी क्योंकि वो ऑलरेडी नोट्स के अंदर अवेलेबल है। तो एडीआरसी के लिए आप निकालें किताब में ऑलरेडी अवेलेबल है। किताब में एंड पे जो प्रेजेंटेशंस हैं वो निकालें। एडीआरसी बड़ा आसान सा है। एडीआरसी मिल गया? इससे पीछे है जो आप कर रहे हो ना, इससे पीछे एडीआरसी है हमारा। मैं बताता हूं, पेज 442 से 1 2 3 4 चौथा सफा है। अच्छा, मेरा मशवरा है आप किताब से ना देखें, अभी बॉल पॉइंट रख के किताब बंद कर दें। अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि एडीआरसी बना लेते हैं। आज अभी तक पढ़ा तो है नहीं, सुबह का कुछ रिवीजन ही कर रहे हैं। एडीआरसी बना लेते हैं, एडीआरसी बना लेते हैं, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। एडीआरसी में हम 3 बंदे बिठाने लगे हैं। एक तो एफबीआर के ऑफिस का कोई बंदा बैठ जाएगा, एक सीए बैठ जाएगा और एक रिप्यूटेड बिजनेसमैन बैठ जाएगा। एक रिप्यूटेड बिजनेसमैन बैठ जाएगा। और ये जो कमेटी है, इस कमेटी को बनाएगा एफबीआर। इसमें एक एफबीआर का बंदा होगा, एक सीए होगा, एक रिप्यूटेड। ये हमारी एक कमेटी बन जाएगी। जब टैक्स पेयर और कमिश्नर यहां या सुप्रीम कोर्ट में जाकर थक जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा सुप्रीम कोर्ट में जा नहीं सकते, सुप्रीम कोर्ट में जाना है, लेकिन जाने का तरीका हमारे सिलेबस में नहीं है, पाकिस्तान के आइन में लिखा हुआ है। जब टैक्स पेयर या कमिश्नर यहां जाकर थक जाते हैं, ये किताबी बातें हैं। इन्होंने कितने दिन में फैसला सुनाना है? मुझे तो नहीं याद, आपका सिलेबस है 90 डेज में। इन्होंने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? 6 महीने में। और कमिश्नर अपील ने कितने अरसे में फैसला सुनाना है? 120 डेज। इसकी एक समरी भी है बनी हुई किताब में, हम आपको दिखाएंगे कल। अच्छा, तो इन्होंने कितने दिनों में फैसला सुनाना है? 120 डेज। इन्होंने इधर देखें 90 डेज, इन्होंने 6 मंथ में फैसला सुनाना। सुप्रीम कोर्ट ने पता नहीं कब। अब ये सारी किताबी बातें हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता ये लोग इतने दिनों में फैसला सुनाएं। जब कभी टैक्स पेयर या कमिश्नर इधर जाके, हत्ता के हश हफीज के जूते भी घिस जाते हैं, बाटा के जूते भी घिस जाते हैं, तो ऐसी सूरत में ये एफबीआर के पास जाते हैं और एफबीआर के पास जाके कहते हैं कमेटी बनाओ। कमेटी में एक जाना पहचाना बिजनेसमैन भी होता है, तो इसको टैक्स का नॉलेज तो नहीं होता, लेकिन उस बिजनेस का नॉलेज होता है, तो अच्छी राय दे सकता है।
तो इन लोगों के एफबीआर के कहने पे एक कमेटी बनती है। भाई एफबीआर ना इसके ऊपर आता है ना इसके ऊपर आता है। एफबीआर है ये एपलेट ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट का एक लेवल है, सुप्रीम कोर्ट है, एफबीआर कुछ भी नहीं है उसके सामने। लेकिन हम एफबीआर को कहते हैं यार बस खत्म करो बात, एक कमेटी बनवाओ और मेरा मामला खत्म करो। कई दफा जज खुश हो जाते हैं, चलो जान छुट्टी, चला गया उधर, तो जजों का तो टाइम बचता है। अब पहले नहीं बन सकती ये, जब आप कहीं से थक के आए तो फिर बनती है, ये पहले नहीं बन सकती। ये पहले ही ऑल्टरनेट रास्ते नहीं होते, ऑल्टरनेट रास्ते बाद फंसे तो ऑल्टरनेट रास्ते निकलते हैं। एन एग्रीड पर्सन विल अप्लाई टू बोर्ड। एग्रीड पर्सन किसको अप्लाई करेगा? एन एग्रीड पर्सन, इधर ही मार दूं इसको। एन एग्रीड विल अप्लाई टू बोर्ड, किसको अप्लाई करेगा? फॉर अपॉइंटिंग अ कमेटी टू रिजॉल्व अ हार्डशिप और डिस्प्यूट। कम से कम 50 मिलियन का टैक्स होना चाहिए, छोटे छोटे केस ना लेके जाना यहां। कम से कम कितने का टैक्स होना चाहिए? 50 मिलियन का टैक्स हो, या कोई रिफंड हो इस तरह का, या कोई डिफॉल्ट सरचार्ज आना हो, या पेनल्टी माफ करानी हो, वेवर, या कोई भी और रिलीफ आपको चाहिए हो। A case will not be referred to board where criminal proceeding have been initiated. क्रिमिनल प्रोसीडिंग ये होती है कि आपको जेल में डाले जाने लगे, तो वो केस एडीआरसी नहीं सुनता। एप्लीकेशन विल बी अकम्पनीड बाय इनिशियल प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन लिख लें, क्या होती है? सजेशन। आप इनिशियल सजेशन दे देंगे कि 20 लाख वो कह रहे, सॉरी 20 लाख मैं कह रहा हूं टैक्स, और 32 लाख कमिश्नर कह रहा है। तो मेरे ख्याल से 24-25 लाख पे अगर मेरा मामला हल करा दो ना तो बहुत जबरदस्त है। मतलब आप ये पूरा 20 नहीं होगा इधर से, एडीआरसी वाले बीच बीच में मुकमुका कराते हैं, भाईजान थोड़ा सा आप ठंडे हो जाए, आप गड्डी में लग गई है तो की है भाई, थोड़े से आप ठंडे हो, गुस्सा ना करिए, दलवा देते हैं तुम्हें पैसे, इतने पैसे नहीं देने पड़े, दोनों पार्टीज को ठंडे हो जाए यार। तो एप्लीकेशन विल बी अकम्पनीड बाय अ सजेशन। आप एक सजेशन दे दीजिएगा कि मेरे ख्याल से इतने पे मुकमुका हो जाए तो बात मुनासिब है। ये सफा मिल गया है, चलें इसको गले लगा लें। Application will be accompanied by initial मशवरा for resolving the dispute, including tax payment। लेकिन लिख लें इनिशियल प्रोपोजिशन बाय टैक्स पेयर, ये तो अल्लाह का शुक्र किताब में है बना हुआ। इनिशियल मशवरा बाय टैक्स पेयर, टैक्स पेयर मशवरा दे दे, ये तो ऑनलाइन वालों को भी मसला नहीं होगा, किताब में बना हुआ। एप्लीकेशन विल बी accompanied by a undertaking। एप्लीकेशन विल बी accompanied by a undertaking। That undertaking means commitment, वादा। Application being accompanied by a wada that applicant shall accept the decision of committee। भाई फिर जो फैसला आया, ये रोना तू बंद कर, फिर वो फैसला तुझे मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, वो फैसला तुझे मानना पड़ेगा। Application will be accompanied by initial proposition for resolving dispute and a wada that applicant shall accept the किसका? Which shall be binding on him। किताब में नहीं है, मैंने स्काई ब्लू में, और कुछ सारी चीजें किताब में है, ये वाला स्काई ब्लू और ये वाला स्काई ब्लू किताब में नहीं है, ये मैंने कल ही डाला था ताजा। Which shall be binding on him, तुम्हारे पे फैसला एडीआरसी का क्या होगा? बाइंडिंग होगा। ये ब्रैकेट वाली बात डालें और ऑन डिसीजन का लव स्पीड डालें। चलें बिस्मिल्लाह। एप्लीकेशन विल बी अकम्पनीड बाय इनिशियल सजेशन, इनिशियल सजेशन फॉर रिजॉल्विंग द, और एप्लीकेशन में आप वादा करेंगे, उर्दू में बता दें वादा क्या करेंगे? अच्छा अभी नोट कर रहे हैं, स्काई ब्लू वाला नोट कर लें, बाकी स्काई ब्लू वाला है बस, ये वाला स्काई ब्लू। अंडरटेकिंग शैल, अंडरटेकिंग द एप्लीकेंट शैल एक्सेप्ट द डिसीजन ऑफ कमिश्नर व्हिच शैल बी बाइंडिंग ऑन, सो ऑफ कमेटी मादरत, कमेटी का फैसला मानेंगे जो आप पे बाइंडिंग होगा। एंड ऑन डिसीजन, और जब फैसला आ जाएगा, he shall immediately withdraw the, बात समझें, जब इनका फैसला आएगा ना तब जाके अपील विड्रॉ कीजिएगा। जब इनका फैसला आएगा, फैसला आ जाएगा जब इनका, तब जाके अपील विड्रॉ कीजिएगा। जज साहब हो गया मसला हल, बॉल पॉइंट नीचे रखें, नीचे रखें, ओह नीचे रखें, मसला हल हो गया, किताबें साइड पे करें, साइड किताबें लेट जाए, तो मसला हल हो गया हमारा।
In 15 days of application, board will appoint a committee. एप्लीकेशन के ऊपर लिखें एप्लीकेशन बाय टैक्स पेयर. एप्लीकेशन किसने दी थी कमेटी बनवाने की? टैक्स पेयर ने. अच्छा, कमेटी में कौन होगा ना, ये यहां पे लिखें, बुक से देखना है, घर में जाके बुक से देख लीजिएगा. रिप्यूटेबल बिजनेसमैन होगा, सीए होगा, 10 साल का तजर्बा. पॉइंट 3 के आगे लिखें बुक. बुक का पेज नंबर भी कोई बता दें जहां पॉइंट 3 लिखा हुआ है. 134 का पॉइंट 3, पेज नंबर 407. पेज 407 पे घर में जाके देख लीजिएगा कमेटी में कौन कौन होगा. कौन कमेटी बनाएगा? बोर्ड. कौन कमेटी बनाएगा? बोर्ड बनाएगा. कितने दिनों में? किसकी एप्लीकेशन देने के? कमेटी बहुत जल्दी बनेगी, 15 दिनों में कमेटी बन जाएगी. बोर्ड शेल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी. कमेटी का बनना 3 लोगों को बताया जाएगा. फेडरल बोर्ड में इधर लिखा हूं, फेडरल बोर्ड इसको बताएगा चुनमुनु कमेटी बन गई, चुनमुनु कमेटी बन गई, मोहतरम कमेटी बन गई है. इनको भी बताने. तो एफबीआर इसको और इसको बताएगा कमेटी. एक ही दिया लतान है. ये कौन था मुझे याद कराएं. चलो फारक करो. ओके, कीप एंजॉयिंग द लाइफ. अच्छा, बोर्ड शेल कम्युनिकेट द ऑर्डर ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी टू एग्रीड पर्सन. कमेटी इशू देखेगी क्या है. कमेटी ने भी किसी काम लाओ ना, मतलब कमेटी बनी है सुबह से, कमेटी कुछ करनी नहीं. कमेटी क्या देखेगी? इशू देखेगी. घर के कमेटी विल एग्जामिन इशू, कंडक्ट, सीक एक्सपर्ट ओपिनियन. पता चले कमेटी फारग हो जाए. कमेटी किसी से मशवरा मांगेगी एंड डायरेक्ट एनी ऑफिसर टू कंडक्ट ऑडिट. कमेटी डिसाइडेड द डिस्प्यूट. रशीद, कमेटी बाय मेजोरिटी. बाय मेजोरिटी का क्या मतलब है? मतलब मैं उधर जा रहा हूं, ठीक है, फिर तुसी दोनों जेड़े कह रहे हो मान जाने, मतलब बाय मेजोरिटी. तीनों में से 2 एक तरफ हो गई, एक तरफ हो गया. इन दोनों ने मुंह इधर कर लिया, उसने मुंह उधर कर लिया. कमेटी डिसाइडेड द डिस्प्यूट बाय मेजोरिटी इन ऑफ इट्स. लेकिन अगर केस नहीं सुना पा रहे तो 15 दिन और ले लें. यस, कमेटी डिसाइडेड द केस. कमेटी within 45 days. Decision of the committee will be binding on commissioner. वो तो मैंने आपको बता, नहीं, टैक्स पेयर पे बाइंडिंग था. Decision of committee will be binding on, लेकिन इसके लिए एक शर्त है. अगर टैक्स पेयर, वो तो मुतमईन हो ही जाता है क्योंकि उसने वादा किया होता है, फिर वो मुकरता नहीं है. अगर टैक्स पेयर अपील विड्रॉ करे कोर्ट से, कमेटी का फैसला कमिश्नर पर तब बाइंडिंग होगा जब टैक्स पेयर यहां से अपील अपनी विड्रॉ करे. किताबें लेके भाग जाए. जब यहां से अपील अपनी विड्रॉ करे, तो टैक्स पेयर जब ये अपील विड्रॉ करेगा तो फिर कमेटी का फैसला कमिश्नर पर भी बाइंडिंग हो जाएगा. लेकिन एक और काम भी करना है. कम्युनिकेट ऑर्डर ऑफ विड्रॉल टू कमिश्नर, और कमिश्नर को बताएं मैंने यहां से फैसला विड्रॉ करवा लिया. कमिश्नर को क्या बताएं? मैंने यहां से फैसला विड्रॉ करवा लिया. तू पेज नू कश्ती बना ले पहले. अच्छा, 14 पेज है, फिर खैर है. इफ विड्रॉल ऑर्डर इज नॉट कम्युनिकेटेड. किसने विड्रॉ किया था? टैक्स पेयर ने. क्या विड्रॉ किया था? अपील. कहां जाके विड्रॉ की थी? ATIR. और कम्युनिकेट किसको करनी थी बाद में? घर से सीखे सिखाए हैं. इफ विड्रॉल ऑर्डर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू कमिश्नर. अगर कमिश्नर को कर दे कम्युनिकेट, फिर तो कमिश्नर पे बाइंडिंग है. कमिश्नर को लॉ पर मगर पकड़ है टैक्स पेयर के जरिए. टैक्स पेयर को कह रहा है जल्दी से उसको बता मैंने अपील विड्रॉ कर दी है, कमिश्नर पे बाइंडिंग होएगा जी. बट इफ विड्रॉल ऑर्डर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू कमिश्नर बाय 60 days by taxpayer in 60 days of
टू टैक्स पेयर को जब वो फैसला आया था उसके 60 दिन में आप कमिश्नर को कहें कि मैंने अपील विड्रॉ कर ली है, तो डिसीजन ऑफ कमिटी शेल नॉट बी बाइंडिंग ऑन कमिश्नर। बताएं क्या करने पर कमिश्नर पर यह फैसला बाइंडिंग है और क्या करने पर नहीं है। अगर टैक्स पेयर अपील विड्रॉ कर ले और कमिश्नर को बता दे कि मैंने अपील विड्रॉ कर ली है, तो फिर कमिश्नर पे भी यह फैसला, इसने तो पहले ही वादा किया हुआ है मेरे पे बाइंडिंग होगा। और अगर अपील विड्रॉ कर ले लेकिन इसको बताए ना 60 दिन में, तो यह फैसला फिर कमिश्नर पे बाइंडिंग नहीं। अच्छा उधर कुछ था अभी? अच्छा साथ आ रहे हैं दोनों। द कमिश्नर शेल ऑल्सो विड्रॉ अपील। Commissioner shall also withdraw appeal within of communication of order of by taxpayer to। अगर कमिश्नर ने भी कोई अपील की हुई है वो भी विड्रॉ करेगा। कई दफा दोनों ने अपील की होती है। दोनों पता है कब अपील करते हैं? जब थोड़ा सा फैसला इसके हक में आए, थोड़ा सा फैसला इसके हक में आए, तो दोनों भी अपील कर देते हैं। तो जब टैक्स पेयर ने अपील विड्रॉ कर लिया तो कमिश्नर भी अब 30 दिन में क्या करेगा? नहीं, अपनी अपील विड्रॉ कर लेगा। अगर कमेटी फैसला ना सुना पाए फिर नई कमेटी बनाए। इफ कमेटी फेल्स टू डिसाइड इन 60 days, बोर्ड शैल डिसॉल्व द कमेटी। कमेटी गई एंड मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय जितनी खोती। किसने बोला ये? इनको 100 रुपए नाम दीजिएगा। भाईजान इसकी आवाज आई है मुझे, तेरी नहीं आई, तूने हाथ खड़ा किया है बस, मतलब इधर तक आवाज नहीं आई मुझे। वो तो सेकंड लास्ट रो आई थी भाई, आवाज नहीं आई ना? हाँ वो तो साथ बैठे वाले ने कह दिया नहीं आई, इसको 100 रुपए नाम, तो वो यहीं पे आ जाए। अच्छा तो मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय रेलेवेंट कोर्ट। कहते हैं उसको दोस्त है फिर भी नहीं माना। अच्छा अब तो कमेटी टूट गई ना। कमेटी का बनना किस तो बताया था? कमेटी का बनना किस किस को बताया था? कमेटी का बनना बताया था इसको, एफबीआर ने कमेटी बनाई थी। एफबीआर ने कमेटी का बनना इसको बताया था, इसको बताया था, इसको बताया था। कमेटी तो टूटना किस किस को बताएं? इसको बताएं। वो पैगी तीनों सॉरी board shall communicate resolution order to agreed person and commissioner। हम की रह गए पीछे। on receipt of order of the court of law or the appellate tribunal shall decide appeal। अच्छा जाहिर सी बात है, अब तो फिर इन्होंने अपील डिसाइड करनी है ना। विद इन ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ, जब उनको बता दिया तो फिर 90 दिनों में आप ये फैसला सुना दें कि भाई केस खत्म करो। अब ये बातें आसान आसान सी हैं। एग्रीड पर्सन शेल पे द टैक्स इन द टाइम डिसाइडेड बाय कमेटी। वो तो तब होगा ना जब मेरे ख्याल से शायद फैसला आ गया होगा, डिसॉल्व हो गया, फिर तो नहीं होगा ना। ये किताब में पॉइंट 10 है, मतलब द एग्रीड पर्सन शेल पे द टैक्स इन द टाइम डिसाइडेड बाय कमेटी एंड ऑल प्रीवियस डिसीजन ऑर्डर्स अगेंस्ट हिम शेल। अगर कमेटी का फैसला आ गया तो पुराने ऑर्डर फारिग। अब किसका फैसला प्रिवेल करेगा? कमेटी का। डिसीजन बाय कमेटी शेल नॉट बी साइटेड एज अ प्रेसिडेंट इन एनी अदर केस और द सेम केस फॉर अ डिफरेंट। प्रेसिडेंट सेट करना क्या होता है? प्रेसिडेंट सेट करना, मिसाल कायम करना, मिसाल कायम करना, ठीक है। अच्छा एक अजीब सी बात कर रहा हूं, एक अजीब सी बात कर रहा हूं। टीचर ने कंधे के ऊपर स्टिक मारी होमवर्क ना करने वाले को, होमवर्क ना करने वाले को कंधे पे स्टिक मारी। ये प्रेसिडेंट सेट हो गया पूरे कॉलेज के अंदर। पूरे कॉलेज के अंदर हर बच्चा उस टीचर से डरता है, इन्हें कंधे से मार देना है, मेरे कंधे से मार देना है। अच्छा तो ये प्रेसिडेंट सेट हो गया। लेकिन अगर टीए ने किसी का टेस्ट ना देने पे उसका कैलकुलेटर छीन लिया तो लोग कहेंगे ये प्रेसिडेंट नहीं है, वो टीए को कुछ हुआ था। ये तो प्रेसिडेंट नहीं है ना, यानी कि टीए का काम तो नहीं प्रेसिडेंट। तो एडीआरसी कुछ भी नहीं है।
एडीआरसी कुछ भी नहीं है, वो वैसी कमेटी बनती है, असल तो ये लोग हैं। अगर एडीआरसी ने तुम्हारे बारे में कोई फैसला सुना दिया तो बाकी टैक्स पेयर्स पाकिस्तान के ये नहीं कह सकते कि एडीआरसी ने यही फैसला सुनाया था, जजेस हमारे भी यही केस चल रहे हैं, सुनाओ ना यही वाला, और जज कहेगा चल ना चिंग चिंग चिंग, चल 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 चल। इनके फैसले प्रेसिडेंट होंगे या इनके फैसले उसी बंदे की हद तक होंगे? और उसी बंदे का अगर सेम केस अगले साल अराइज हो गया तो भी इनका फैसला, कई दफा सेम केस कई साल चल रहा होता है, कई दफा सेम केस कई साल चल रहा होता है। तो बताएं क्या एडीआरसी के फैसले, ओ पुत्र जो जाग जा, माय डियर्स डोंट स्लीप, तो एडीआरसी के फैसले बताएं प्रेसिडेंट होते हैं या नहीं होते? दूसरे केसेस में भी, और सेम केस अगर किसी और साल फिर भी प्रेसिडेंट नहीं है। टैक्स रिकवरी शैल बी स्टेड, वो जो हमारी मशहूर जमाना लाइन आती होती है, टैक्स नहीं रिकवर किया जाएगा ऑन कम्युनिकेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी टिल द डिसीजन ऑफ कमेटी और इट्स, मतलब बताएं जब तक कमेटी अपना फैसला सुना दे या जब तक कमेटी टूट ना जाए तब तक ये इसको नहीं कह सकता पैसे दो पैसे दो पैसे, ये नहीं कह सकता, इसको स्टे ऑर्डर मिल जाएगा जब तक कमेटी का फैसला ना आ जाए। द बोर्ड विल प्रेस्क्राइब द रिम्यूनरेशन फॉर मेंबर्स ऑफ कमेटी। सीए ने जाते हुए कहा मेरा टाइम ज़ाया किया है, पैसे दो, मुझे भी तो पैसे, रिपीटेड बिजनेस, मैंने कहा मैं भी आया था, जरा घंटा दो निकाल के, मुझे भी जरा पैसे दो। तो इनको जाते जाते थोड़े बहुत पैसे दे देंगे। लेकिन कमेटी में ना चीफ कमिश्नर भी, मैं आपको बताऊंगा, बैठता है। ये जो मैंने आपको एफबीआर का बंदा कहा था, इसको फीस नहीं मिलेगी, इसको फीस नहीं मिलेगी, क्योंकि तो एफबीआर का एम्प्लॉई है ना, ऐसा तो काम ही ये है। टैक्स पेयर कमेटी में नहीं बैठता, वो तो साइड में बैठा होता है नहीं। अच्छा, और आखिरी बात, आज तो जल्दी फारिग हो गए हैं, फारिग ही हो गए हैं आज तो जल्दी फारिग हो गए हैं, अपने मेडिकल अच्छा सा कोई पकड़ते हैं। ਉਹ ਕੀ है, ਅਸੀਂ तो मुक गया थी साडा काम। द बोर्ड विल मेक द रूल्स फॉर दिस सेक्शन, बोर्ड इस सेक्शन के रूल बनाएगा। अच्छा जी, आखिरी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसी सेक्शन में, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज। बोले चलें ये छोड़ें, मैं पहले हम अपना तो याद करें ना, पहले हम याद तो करें ना। बोले एग्रीड पर्सन विल अप्लाई टू बोर्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी, अगर ये तीन मसले हैं। अगर क्रिमिनल प्रोसीडिंग है तो ये कमेटी नहीं बनेगी। बहुत छेती है तीनों। टैक्स पेयर एक सजेशन देगा, इस तरह मसला हल कर लो, और वादा करेगा कि मैं इस फैसले को, और जैसे ही फैसला आएगा अपील मैं विड्रॉ करूंगा। अब ये लाइन अच्छी समझ आई होगी, जैसे ही फैसला आएगा मैं जाके अपील, बोर्ड 15 दिन में आपके लिए कमेटी बना देगा। आप माशाल्लाह अच्छे, आप 15 दिन में बोर्ड आपके लिए कमेटी बनाएगा। कमेटी का बनना 3 लोगों को बताया जाएगा, और कमेटी फिर अपना काम शम तो करेगी, जाहिर सी बात है। फिर कमेटी ने 45 दिन में फैसला सुना देना है। हाँ, सुना दिया तो कमेटी का फैसला बाइंडिंग होगा टैक्स कमिश्नर के ऊपर। कमेटी का फैसला अगर 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 टैक्स पेयर यहां जाके अपील विद, और इसको जाके बताए कि मैंने अपील विड्रॉ, और अगर इसको 60 दिनों में ना बताया कि मैंने अपील विड्रॉ की है तो फैसला बाइंडिंग नहीं होगा। बातें ना साथ साथ करें, थोड़ा सा मुंह कर करके बातें। अच्छा, द कमिश्नर शैल ऑल्सो, ये होती हैं डिस्ट्रैक्शन जिंदगी में, देखें साथ आई है, हालांकि अभी हम इधर गए नहीं थे, फील करें, आंखें इधर रखें फिर भी नजर आएगी, इसी को डिस्ट्रैक्शन कहते हैं। आप इधर देख रहे हैं, अच्छा डिस्ट्रैक्शन पहले आती है। अच्छा, कमिश्नर भी अपील विड्रॉ कर लेगा अगर उसने कोई की हुई है तो, और अगर कमेटी का क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ना फैसला सुना सकी तो कमेटी को डिसॉल्व कर देंगे। और इधर देखिए ना, सारे मैटर कौन डिसाइड करेगा? कोर्ट डिसाइड करेगा। कितने दिनों के अंदर? वो नीचे देखें, कितने दिनों में? 90 डेज में। और कमेटी का टूटना बता दिया जाएगा।
आपने टैक्स पे करना है अगर कमेटी का फैसला आ गया और पुराने फैसले आपके खिलाफ खत्म, अब आप टैक्स पे करें और छुट्टी। डिसीजन ऑफ कमेटी शैल नॉट बी टेकन एज अ साइटेड मींस टेकन एज अ प्रेसिडेंट, ना दूसरे टैक्स पेयर्स के बारे में ना आपके बारे में। टैक्स रिकवरी रुक जाएगी कब तक? दोनों में से जो पहले हो जाए, दोनों में से जो, अगर कमेटी अपना फैसला सुना दे या कमेटी टूट जाए, जो भी पहले हो तब टैक्स देना पड़ेगा। फिर स्टेट ओन एंटरप्राइज होती है गवर्नमेंट इदारे। गवर्नमेंट इदारे इधर नहीं जाया करेंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे, इधर नहीं जाएंगे। गवर्नमेंट इदारे डायरेक्ट कमेटी बनवाते हैं क्योंकि एफबीआर उनका अपना है, इसलिए गवर्नमेंट इदारों के खिलाफ अगर कोई केस हुआ तो डायरेक्ट क्या बनाया करेंगे? गवर्नमेंट इदारों ने भी टैक्स देना होता है। हमने पढ़ा था एक सूबे ने दूसरे सूबे में जाके चीजें बेची या इस तरह कुछ पढ़ा था एक दफा। हाँ, तो स्टेट ओन एंटरप्राइज, इफ एग्रीड पर्सन इज स्टेट ओन एंटरप्राइज मतलब गवर्नमेंट का इदारा। इफ एग्रीड पर्सन इज गवर्नमेंट का इदारा। अगर एग्रीड पर्सन कौन है? गवर्नमेंट का इदारा। टैक्स लिमिट ऑफ 50 मिलियन शैल नॉट अप्लाई। फिर 50 मिलियन की लिमिट नहीं है, छोटा मोटा केस भी चला जाएगा एडीआरसी के पास, कोई मसला नहीं। टैक्स 50 मिलियन याद है ना, पहले से पढ़ा था। टैक्स लिमिट ऑफ 50 मिलियन विल नॉट अप्लाई एंड इट इज मैंडेटरी फॉर सच एग्रीव्ड एसओई, इट इज मैंडेटरी फॉर एसओई टू अप्लाई टू बोर्ड। बोर्ड को जाके आप एप्लीकेशन दे दें, किस लिए? फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कमेटी। जब कमेटी का फैसला आ जाए ना तो फिर एसओई को कोई तंग नहीं करेगा। नो सूट, नो प्रोसिक्यूशन भी केस होता है, नो लीगल प्रोसीडिंग्स शैल बी टेकन। लाई का मतलब होता है शैल बी टेकन। नो सूट शैल बी टेकन अगेंस्ट द एसओई। लाई का मतलब लिखें टेकन, शैल बी टेकन। नो सूट शैल बी टेकन अगेंस्ट द एसओई। और कमेटी को भी किसी ने तंग नहीं करना, लोग कमेटी को भी तंग कर लेंगे, कमेटी तूने बड़ा फैसला। नो सूट शैल लाई अगेंस्ट एसओई और कमेटी ऑन डिस्प्यूट। अगर डिस्प्यूट रिजॉल्व कर दिया कमेटी ने तो फिर इन दोनों को मत छेड़ें, बस एसओई को फिर क्यों छेड़ें? प्रोपोजिशन, अगर एप्लीकेंट कौन है? एसओई, तो ये विड्रॉ करेगी पेंडिंग लिटिगेशन एंड केसेस इमीडिएटली। आप कहेंगे इस तो इसके भी केसेस पेंडिंग है, तो आप कह रहे थे कि इसके तो केसेस पेंडिंग नहीं होते, ये डायरेक्ट ईडीआरसी जाता है। मेरी बात सुने, मैंने आपको क्या कहा है? मैंने आपको कहा जो गवर्नमेंट के इदारे हैं डायरेक्ट इधर आएंगे कमेटी के पास, और इधर क्या लिखा हुआ है? इफ एप्लीकेंट इज इट शैल विड्रॉ पेंडिंग लिटिगेशन एंड केसेस इमीडिएटली। अब छोटा सा लिखें, पहले एसओईज कोर्ट्स वगैरह में ही जाती थी, तो ये लाइन कह रही है पहले या पुराने लॉ में, पहले लॉ में एसओईज कोर्ट वगैरह ही जाती थी, तो ये लाइन कह रही है कि कोर्ट से अपील विड्रॉ कर लो, कोर्ट से अपील विड्रॉ कर लो। अच्छा, ये अलग बात है और ये बिल्कुल अलग बात है। अगर एडीआरसी आपका फैसला ना सुना पाए फिर आप कोर्ट जा सकते हैं। अगर एडीआरसी फैसला ना सुना पाए फिर कोर्ट जा सकते हैं। एसओई में फाइल एन अपील टू द appellate tribunal or reference to a or a petition for leave to appeal to in case committee। तो एक दो नंबर का सवाल आ सकता है, अगर कमेटी अपना फैसला ना सुना सके तो एसओई कहां जाएगी? और पुराने लॉ में तो ये कोर्ट जाती ही थी, और अब ये कोर्ट जाएगी तब जब, ये कितना मुश्किल लफ्ज है, कौन सा लफ्ज मैं बताता हूँ, बहुत मुश्किल, बात ही नहीं हुई। अपील आप करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल को, ये अपील का लफ्ज इधर होना चाहिए था, खैर है। अपील करेंगे एपलेट ट्रिब्यूनल को, रेफरेंस दायर करेंगे, और पिटीशन फॉर लीव का लफ्ज इसलिए नहीं हमने पढ़ा अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमने पढ़ा ही नहीं कहीं। पिटीशन फॉर लीव टू अपील द, कितना मुश्किल लफ्ज है, पिटीशन फॉर लीव टू अपील। ये किसको दायर करेंगे आप? इन केस कमेटी। चलें एसओई याद करें,
SOE मैंने 2 चूजे थे. If agreed person is SOE, tax limit of 50 million will, and it is mandatory for to apply to board for appointing a. और अगर कमेटी का फैसला आ गया तो कोई भी तंग नहीं करेगा SOE को. इसके बाद SOE के अगर कोई पुराने केसेस चल रहे हैं तो विड्रॉ कर ले, लेकिन अगर कमेटी डिसाइड ना कर पाए तो फिर SOE कहां चली जाए, या ATIR चली जाए, या हाई कोर्ट चली जाए, या सुप्रीम कोर्ट, वो कोई मसला नहीं. ये देख लें वो जो पेज नंबर आपने बताया था, अब आखिरी कौन सा पेज नंबर रह गया है, पेज नंबर 403. बताएं जी कमेटी में कौन कौन लोग बैठते हैं. बोर्ड विल अपॉइंट आ कमेटी. पेज कौन सा है? 407. ये पॉइंट 3 उधर लिखा था, पेज 407 सही लिखवाया था ना मुझे. इन 15 डेज द बोर्ड में अपॉइंट अ कमेटी. कमेटी में कौन कौन होगा? रिटायर्ड नॉट बिलो द रैंक ऑफ जज ऑफ हु शैल आल्सो बी द, और वही चेयरपर्सन होगा कमेटी का. और इसको नॉमिनेट कौन करेगा? बोर्ड. 4 बातें अलग अलग बताएं. बैठेगा कौन इसमें? नहीं, हाजिर सर्विस जज नहीं बैठेगा, रिटायर्ड जज बैठेगा. कहां से रिटायर हुआ हो? कम से कम सुप्रीम कोर्ट से भी हो सकता है. कम से कम कहां से रिटायर हुआ हो? हाई कोर्ट से. कमेटी का चेयरपर्सन भी वही होगा. इसको चुनेगा कौन? जज को. लेकिन लॉ एंड जस्टिस डिवीजन ने एक पैनल बनाया हुआ है 7-8 का, उसमें से एक जज लेके आना है. मतलब अपनी मर्जी से बोर्ड ने नहीं चुनना. पाकिस्तान के आइन के मुताबिक एक पैनल बना हुआ है कि ये 8-9 जज जरा अच्छे रिटायर हुए थे, ये इन्होंने अच्छा काम किया था, उनमें से किसी एक को ले आइएगा. मतलब अपनी मर्जी से जज चुनने, या पाकिस्तान का जो लॉ एंड जस्टिस डिवीजन है उनके पैनल में से जज चुनने, उनके पैनल में से जज चुनने. और कमेटी में कौन बैठा होगा? कमिश्नर को ना बिठाइएगा, चीफ कमिश्नर आपके इलाके का. और आपने बंदे चुनने हैं कमेटी में. अल्लाह अकबर, ये तो मजे हो गए. अपनी मर्जी की कमेटी बनवाए आप. पर्सन टू बी नॉमिनेटेड बाय टैक्स पेयर. जज किसने नॉमिनेट किया था? इधर वाले को, बोर्ड ने. और इन लोगों को कौन नॉमिनेट कर रहे हैं? टैक्स पेयर फ्रॉम अ पैनल. ओ, ये आपकी मर्जी के नहीं, इनका भी पैनल किसने बनाया हुआ है. लेकिन उनमें से आप अपनी मर्जी से चुने बंदे. 10-15 तो एक को चुन ले. मैसी आ जा तू. सॉरी. चार्टेड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, एंड जिनका तजर्बा कितना हो? 10 साल का. इन द फील्ड ऑफ मैरिज ब्यूरो. टैक्स पेयर शैल नॉट नॉमिनेट अ CA or an if the said CA or advocate is or has been her authorized representative. अगर ये आप लोगों का ऑडिटर रहा है और आप लोगों के साथ काम करता रहे पहले, तो फिर तो ये ना चुने आप. तो टेंट ते मारनी तू इथे वे. ऑफिसर्स ऑफ इनलैंड रेवेन्यूज हु हैव रिटायर्ड इन बेसिक स्केल 21 और अबव. ये सारे नहीं चुनने. मैं इन्नू भी इनमें से कोई 1-2 चुन लीजिएगा बस. रिप्यूटेबल बिजनेसमैन, नॉमी, इसको किसने नॉमिनेट किया होगा? चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, यानी बिजनेसमैन ने. तो अब हाईलाइट करें किन किन लोगों को चुनना है. नंबर 1 रिटायर्ड चीफ कमिश्नर, CA, एडवोकेट, ऑफिसर ऑफ, और रिप्यूटेबल बिजनेस है नहीं. मुंह चौके रशीद चला चलिए, तेरा केस हो रहा है. रशीद ਨੂੰ दुकान तो चौके ले जाओ. रिप्यूटेबल बिजनेसमैन है, नॉन रिप्यूटेबल हो जाए. रिप्यूटेबल और रशीद भी. और सुनाए, आज तो जल्दी फारिग हो गए हैं. सैलरी का चैप्टर निकालें. सैलरी का न्यूमेरिकल. अच्छा, वो मेरी सुई वहीं अटकी हुई है. हाई कोर्ट में जो नई बातें पड़ी थी, हाई कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा एपलेट ट्रिब्यूनल को. कमिश्नर ने अगर हाई कोर्ट जाने तो चीफ से इजाजत लेगा, और टैक्स पेयर ने अगर हाई कोर्ट जाने, मेरी गाल सुनो, तो 50,000 रुपया फीस देगा. स्टे ऑर्डर 30 दिनों का बाय डिफॉल्ट आपको मिल जाएगा, आप टैक्स जमा ना करवाएं. लेकिन अगर आपको स्टे ऑर्डर ज्यादा चाहिए तो आप 6 महीने का स्टे ऑर्डर ले लें. लेकिन वो स्टे ऑर्डर खत्म हो जाएगा अगर
हाई कोर्ट ही स्टे खत्म कर दे या हाई कोर्ट आपके खिलाफ। और आखिरी बात ये थी कि अगर हाई कोर्ट ने रिफंड करने को कहा है तो रिफंड डिले कर देगा कमिश्नर, अगर वो, लेकिन इसके लिए उसको हाई कोर्ट 30 दिन में अंदर जा जाके इजाजत लेनी पड़ेगी। मेरी सुई हाई कोर्ट पे ही अड़ी हुई है, आपकी एडीआरसी पे अड़ी हुई है, मेरी हाई कोर्ट पे अड़ी हुई है। इतनी ज्यादा रिवीजन करा देते हैं कि घर जाके दिल नहीं चाहता पेज उठाने को, इसीलिए कुछ याद भी नहीं है। अच्छा, थैंक यू थैंक यू। पेपर तो सानू की टेंशन, इनकम फ्रॉम, नहीं दुआएं तो आपके साथ हैं भाई, मैं मतलब तैयारी की टेंशन नहीं हमें, हम तो ये कह रहे हैं, बाकी टेंशन अपनी जगह है। पेज नंबर 139 2022 वो बोले ना, ओ पुत्र मेरी बॉल पॉइंट इत्थे है। अच्छा, काली काली मिक्स हो रही है, चलो सारी गड्डी। अच्छा सॉरी, ये 2021 पेज नंबर 139। भाई डॉक्टर साहब का न्यूमेरिकल है, जरा आप सोफिस्टिकेटेड तरीके से बैठिएगा। 2020 एक्सलेंट, बॉल पॉइंट मुंह से निकाल के एक्स से पहले डब्ल्यू आता है ना, डब्ल्यू एक्स वाह, तो एक्स से पहले डब्ल्यू आता है, तो इसलिए 2020 से पहले क्या आएगा, 19 आ गए और छा गए, वेल डन। 2019 और 2018। कलेक्ट साहब अपनी, पता नहीं आजकल तो ये भी नहीं पता चलता कपड़ों से बेटा बेटी है, तो वो अपने बेटे या बेटी को बिठा के जो है ना, वो तो छोटा सा, तो पता नहीं उसको तस्वीर पता नहीं कहाँ बिठा के खिंचवा रहे थे, बेटा थोड़ा सा मुंह ऐसे करो और ऐसे करो, और वो स्माइल, वो बच्चा भी फुल टाइम ना, मतलब रिस्पॉन्ड। अब मैं पता नहीं इन घरों में ये बातें होती होंगी कि अल्लाह तुम्हारी शक्लों और मालों को तो नहीं देखते, वो दिलों और अमाल को देखते हैं। हो सकता है इन बातों का भी टाइम अलग से मिलता है इन लोगों को। आने कहते संपत्ति नहीं किन चक्करों में डाल दिया छोटे छोटे बच्चों को भी। आने मेरी पिक देखी है, बच्चे आपस में बातें कर रहे होते हैं, मेरी पिक देखी है, मैंने स्टेटस लगाया हुआ था अम्मी के फोन से। आने चुप कर, आने कहते दिसंबर 2000 माय डियर 21 बोले ना, 21 क्योंकि एक्स के लिए हमने 2 यूज कर लिया ना। और 31 दिसंबर 2000, लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा, 31 दिसंबर 21 का मतलब टैक्स ईयर 22 है, ऐसा ही है ना, क्योंकि 1 जुलाई 21 से अगला साल शुरू हो चुका है ना। तो एक्स से मुराद माय डियर क्या लिया है हमने, 21, तो डब्ल्यू से मुराद 2019 और 18। 15 जमा 8 मिनट पढ़े हैं, आराम से पढ़े। ऑन 31 दिसंबर 2021 डॉक्टर जमाला जमाल रिजाइंड फ्रॉम हिज एम्प्लॉयमेंट विद जनरल हॉस्पिटल, जनरल से हॉस्पिटल में था इन जनवरी 2002, और 1 महीने बाद जनवरी 2022 ही रिसीव्ड द फॉलोइंग एमुलमेंट्स इन फाइनल सेटलमेंट। अगर आई कैप शी लिख देता तो आप कहते ऊपर सवाल ही के, डेटा शी के, मैं नहीं सॉल्व कर रहा। ही रिसीव्ड द फॉलोइंग एमुलमेंट्स इन द फाइनल सेटलमेंट। मॉक बनना शुरू हो गया है, ओह मॉक वो जो सर चढ़ के बोले। अच्छा, रुपीस बताएंगे आपको ठाकुर, रुपीस 6 लाख है। अच्छा, लीव इनकैशमेंट सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की एग्जाम्प्ट होती है, बाकियों की टैक्सेबल होती है। 85 लाख रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड से। भाई बार बार सुन लें, ये जो आपको अमाउंट्स रिसीव होती हैं ना, भाई बातें ना करो, ये जो आपको अमाउंट्स रिसीव होती हैं प्रोविडेंट फंड से, अगर रिकॉग्नाइज हो, ये माफ होती हैं, क्योंकि ये सारे सालों का एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन और इंटरेस्ट और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन होता है, ये माफ होती हैं। लेकिन अगर ये रिसीव ना हो रही हो, आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रही हो, फिर आप रिटायर भी नहीं हो रहे होंगे, उनको फिर लोअर ऑफ हायर ऑफ के चक्कर से गुजारते हैं। इस अमाउंट को टोटली इंशाल्लाह हम आज एग्जाम करेंगे, क्योंकि ये रिटायरमेंट के टाइम पे मिलने वाला प्रोविडेंट फंड है, या हर साल आपके अकाउंट में क्रेडिट होने वाला है।
मतलब सारे सालों में जो करेक्ट होके आज पड़ा हुआ है वो है। तो ये हर लाल कपड़ा उठा के कौन बोला है? वेल डन। 200 रुपया नहीं, तू तो सही काम पाया है। अच्छा तो उठा ही काम पे है। अच्छा तो डॉक्टर जमाल 13 लाख रुपया और 17 लाख रुपया मिला एज एरियर ऑफ सैलरी रिलेटिंग टू 2020, ये वाला साल है, यहां पे लिख लिया हो तो आसान होगा, रिलेटिंग टू 2020 एंड रिलेटिंग टू 2019। आप मुझे बता दें मैं खड़ा कहां हूं? नहीं क्लास में वो मुझे पता है, मैं खड़ा कहां हूं? 2000 और पैसे किस साल के मिल रहे हैं? और 2019 के। जमाल ने वैसे 6 महीने हमारे साथ काम भी किया है, याद रखिएगा जुलाई 21 से दिसंबर 21 असल में 2022 का साल ही है। जमाल ने हमारे न्यूमेरिकल में 6 महीने काम भी किया, इसकी बेसिक सैलरी भी उसने दे दी आपको 5 लाख ज़रब 6। असूली तौर पर अगर सवाल में एरियर मिले तो आप लोगों ने उसको इसी साल में इनकम में डालना है, लेकिन ये आईकैप की हिस्ट्री का वाहिद सवाल है जिसमें उसने जानबूझ के पिछले सालों का डाटा दिया है। वो पिछले सालों का डाटा दे के गोल्डन हैंडशेक के लिए 3 साल का एवरेज रेट निकलवाता था, वो नहीं है सवाल आज। गोल्डन हैंडशेक तो दिया ही नहीं हुआ सवाल के अंदर। गोल्डन हैंडशेक का वो डाटा देके 3 साल का एवरेज रेट निकालता था, वो नहीं है। गोल्डन हैंडशेक तो आज मिल ही नहीं रहा कि उस पर 3 सालों का एवरेज रेट लगा दो। अगर सवाल में, मैं अभी सारा लिखवाऊंगा आपको, अगर सवाल में पुराने सालों की तनख्वाह मिल रही है और पुराने सालों का डेटा भी दिया हुआ है तो रिक्वायरमेंट भी मजे की है, एडवाइस करें उसे क्या टैक्स है, कैलकुलेट ना करें। लेकिन एडवाइस करने के लिए 2 कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। एडवाइस करें वो कैसे 2022 का टैक्स दे। अब हमने पढ़ा था जनरल रूल। जनरल रूल हमने पढ़ा था सैलरी के चैप्टर के पहले सफे पे। सैलरी के, अच्छा इसको रिवाइज कर लेते हैं। डिस्ट्रैक्शंस इन माय लाइफ। अच्छा तो क्या कमेटी, तो हमने जनरल रूल पढ़ा था कि सैलरी जो रिसीव होगी ना वो जाएगी इनकम में, और एक हमने रिलैक्सेशन या एक्सेप्शन पढ़ी थी, वो ये थी कि अगर आपको सैलरी एरियर में मिले जिसकी वजह से आप पे ज़्यादा रेट लग जाए तो आप इसको डाल दें उस साल जिस साल वो सैलरी आपने अर्न की थी। ये रिसीव कब हो रही है? रिसीव 13 लाख एंड 17 लाख रिलेटिंग टू 20 एंड इज रिसीव्ड इन 22। ही रिसीव 22 में हो रही है, रिसीव 22 में हो रही है, और वाजे उसने लिखा भी एरियर जिसको कंफ्यूजन हो तो 22 में। अच्छा अब अगर सवाल में ये डेटा ना होता, ये डेटा ना होता, किसी भी सवाल में पिछले सालों का डेटा नहीं दिया होता था, अगर ये डेटा ना होता तो हम इस सारे पैसे को 2022 के न्यूमेरिकल में डालते हैं। एडवाइस में तो सादा काम पहले करते हैं, इजी नंबर लें, चलें पहले इसको 2022 में ही डाल दें, सिंपली फिगरों को जमा कर दें, बस कैलकुलेटर पकड़ें, सॉल्व करें पहले। ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 अच्छा वैसे ना सवाल में और कोई डेटा नहीं है तो सैलरी इधर ही निकाल लें फेस के ऊपर। वर्किंग में निकालनी है, वर्किंग में निकालनी है, वर्किंग में निकालने, वर्किंग में निकाल के फिर फेस पे ले आएंगे। माय डियर कर लेते हैं वर्किंग पे कर लें। तीसरा सफा खोलें, तीसरा, दूसरा नहीं तीसरा, दूसरे सफे पे दूसरी ऑप्शन मट्टी मुट्टी झाड़ लें, इनकम फ्रॉम सैलरी।
जी माय डियर, बेसिक सैलरी बताएं। जनरल रूल क्या है कि सैलरी किस बेस पे टैक्स होगी? जिस साल मिली। बेसिक सैलरी क्या है? 5 लाख। किधर है ये? 5 लाख को मल्टीप्लाई करें 6 महीने से। ये कौन सा पॉइंट है? पॉइंट नंबर 7। बस ये याद रखना है, पॉइंट नंबर 7 हम पढ़ रहे हैं। किस पेज पे है पॉइंट नंबर 7? यहां भी लिख लें 106। बस आप किताब पे लिख लें पेज 106 का पॉइंट 7 पढ़े हैं। पेज 106 खोलने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस के तौर पे लिख लें। हाई कोर्ट ने अपना फैसला अपीलेट ट्रिब्यूनल को सुनाना है। 30 दिन की छूट मिल जाएगी। 6 दिन की छूट के 6 महीने की छूट के लिए एप्लीकेशन लेनी पड़ेगी, लेकिन वो एप्लीकेशन जो है लेने के बाद वो छूट खत्म हो जाएगी अगर हाई कोर्ट आपके खिलाफ फैसला सुना दे या हाई कोर्ट इजाजत वापस ले ले। कमिश्नर ने हाई कोर्ट के पास जाना है चीफ कमिश्नर इजाजत लेके और टैक्स पे ने 50,000 रुपया दे के। और एक और बात और थी मेरे ख्याल से उसमें, हाँ अगर रिफंड हो रहा है तो वो, हाँ अच्छी रिवीजन होती है, बड़ा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, बेसिक सैलरी 5 लाख ज़रब रुपीज इन 1000। आगे चलें। लीव इनकैशमेंट को इनकम में डाल दें। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए एग्जम्प्ट होती है लीव इनकैशमेंट। जी बोले 6,600,000। आगे रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, इससे क्या मिल रहा है? लिखें सारे, अकामुलेटेड बैलेंस 0। भाई तुसी बारियां लाई ने, कल आपका दोस्त आया हुआ था, आज आप आए हो। माय बैड। अच्छा 13 लाख और 17 लाख। मस्जिद में 2 भाई आते हैं, पता ही नहीं चलता कौन है, इन्हें जुड़ो। अच्छा 13 लाख और अजीब जाहिल लोग हैं कि शक्लें इतनी मिलती हैं। भाई शक्लें इतनी मिलती हैं तो नॉर्मल सी बात है, अल्लाह ने इतनी शक्लें अलग अलग बना दी, ये हैरानी की बात है। इस पे अल्लाह की कुदरत आपके सामने आया करे। इधर तो पीछे से देख के भाई को पहचान लेता है बंदा, 1 किलोमीटर दूर जा रहा हूँ तो वो तो देखिए इतनी बड़ी नेमत है अल्लाह की। देखें जरा साथ वाले को और आप दूसरे वाले को देखें, इस पे कहीं हम देखें कितना डिफरेंट है। एक ही जैसा होता तो रशीद तू कितने, हम ये अल्लाह की दिन रहा। एक नेमत आपके दाएं बैठी हुई, एक बाएं बैठी हुई, अल्लाह की नेमत। अच्छा अब 13 लाख और 17 लाख जो तनख्वाह मिली है, छेड़े मत उसे। 13 लाख, वो शुक्र करें वो गिरगिट नहीं है, वो गिरगिट तो अपना रंग भी बदल लेता है। और शुक्र करें साथ वाला तो इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कई जानवर ऐसे होते हैं वो बाजू और टांगे भी अंदर कर लेते हैं उनको छेड़े तो। वो स्किल नहीं है हमारे पास। मतलब कुछ जानवर को जुगनू अल्लाह ने रोशनी दे दी और साथ वाले को बटन दबाएं, उसकी रोशनी नहीं है, दबाएं जरा बटन। तो हर एक को ऐसी सी, मतलब जिसको अल्लाह की बड़ाई पता है वो फिर अजान होने पे तो रुक ही नहीं सकता, कहता है चलो भाई। अच्छा आगे चलो। 13 लाख और 17 लाख सैलरी का एरियर मिला है। माय डियर हमारा साल कौन सा है? 22। और एरियर किस साल की सैलरी मिल रही है? 20 और 19। नहीं ऑप्शन तो नहीं, फिलहाल तो जनरल रूल करो ना, मतलब जनरल रूल एरियर 2019 और 2020। जी 2019 की पुरानी सैलरी कितनी मिली? रिस्पेक्ट से बोला करें। आपका 100 पुट्ठी तो नहीं हो गई? 20W9 कितना? 6600। शुक्रिया शुक्रिया, थैंक यू। 6600 मुंह पे ले आए पहले सफे पे। टैक्स ईयर 20x2 22, टैक्स ईयर 2022 वर्किंग से फेस पे ले आए इनकम हम से। देखें आप क्या सवाल है, 7 मार्कर हम लेके जा रहे हैं, जो सही निकला। इनकम फ्रॉम सैलरी, जी बोले 6600। टैक्सेबल इनकम बोले, टैक्स
हाँ क्या रह गया? एडवाइस मतलब फिर मतलब कि पहले और दूसरे सफे के ऊपर ना दो लाइनें खाली छोड़, वो जो लाल लाइनों के ऊपर ना रजिस्टर पे जगह होती, वहां हम लिखेंगे एडवाइस इंशाल्लाह। एडवाइस के लिए एक लाइन इंशाल्लाह आप निकलवा लेंगे। ये रजिस्टर दिखाएं, ये रजिस्टर के ऊपर ये जो लाल लाइनों के ऊपर जगह होती है इंशाल्लाह इधर एडवाइस दे देंगे, टेंशन इधर भी जगह। अच्छा तो टैक्स निकलवाएं, जल्दी करें। जब सिर्फ सैलरी हो तो टेबल 2, इन तिलों में तेल नहीं। 6 + 35%। इतनी मुश्किल से उसने डॉक्टर ने पैसे कमाए, आप टैक्स नहीं निकलवा रहे। इंटू 25,000,000। यहां तो पूरा लिखते होते हैं ना, 1491। बाकी इंशाल्लाह ऐसे भी होंगे इंशाल्लाह क्लास में जो 6600 पे 14,910 निकाले होंगे टैक्स, इंशाल्लाह ऐसे भी होंगे। एग्जामिनर हाजरा 6600 पे ड्रामे ने 14,910 निकाल दिया, वो बाद में पता चला कि इसको राउंडिंग नहीं करनी आती थी। थोड़ी सी एकल लगा लीजिएगा, यानी 6600 पे 1491 सेंस बन रही है। मतलब कभी इनकम से ज्यादा ना टैक्स निकाल आइएगा, उसकी हंसी छूट जाती है पेपर चेक करते हुए, फिर अगला पेपर भी खराब होता है। अच्छा ज्यादा ना करें, दिल मुर्दा हो जाते हैं ज्यादा हंसने से। अच्छा इस पे जगह छोड़ दें, पहले सफे पे, पहले सफे पे जगह छोड़ दें। वो तो ड्राइंग रूम च है खाला जी, चंगी तरह बह। ऑप्शन 2 माय डियर, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 में अगर आप मुझे इजाजत देते हैं तो मैं 3600 उठा लूं, ऐसा कर लेना, वरना ऐसे यानी सब टोटल सा कर लें इधर एक, ऐसी सब टोटल सा 3600। चले छोड़े बाबा, ऐसे ही आप कहेंगे कि स्यापा प्रोग्राम नवा आप आया, तो इन दोनों को आप इग्नोर करें, दोबारा कर लें आप वर्किंग, दोबारा कर लें, बाद में क्लास के बाद आके जो तंग करना है, इनका हम सैलरी दोबारा निकाल लें। ऑप्शन 2 में क्या करूं बोले, एरियर को हमारे साल डालूं या एरियर को हमारे साल ना डालें? एरियर को हमारे साल ना डालें। टैक्स ईयर 2002 का न्यूमेरिकल दोबारा सॉल्व करें। इनकम फ्रॉम सैलरी वर्किंग 2 और वर्किंग नंबर 1 तो हो चुकी है भाई, पता करें उस्मान आए हैं 3,600 और 3600। एरियर को डालने या इग्नोर करने? जी बोलें। और यही क्या निकल आई? टैक्सेबल इनकम। थोड़ी सी मेहनत करें, टैक्स निकलवाएं। जी 340 जमा ऑफ 4 लाख ट्रक 4 जी मेहरबानी, हनूज दिल्ली दूर अस्त। अच्छा आप बताएं कितना टैक्स जमा करवाऊं, एडवाइस करें। नहीं, एरियर को पहले उन सालों में डालें ना जिन सालों के थे। इन 1300-1700 को कहीं तो लेके जाए ना। 1300-1700 को पहले तो हमारे साल में डाल दिया था और दूसरी मिसाल में हमारे साल। अब भाई पिछले सालों की कैलकुलेशन रिवाइज करनी पड़ेगी। 1300-1700 को कहां डालना पड़ेगा? अभी हमने 1300-1700 को कहां डाला है? 2022 में। फील करें, अभी 1300-1700 को कहां डाला है? 2000। अब 1300-1700 को 1300-1700 को
1300 डालें इस जेब में, 1700 डालें और उधर ना डालें, और 1300 1700 को आप देखते हैं किस साल डाल लें। वैसे ये 2021 आ रहा है, मैं आपके ना समझने के लिए 2021 लिख रहा हूं। 2021 का कोई फायदा नहीं होना था, क्योंकि ये पैसे पुराने 2021 के हैं या 20 और 19 के हैं। मैं वैसे ही जरा 2021 लिख रहा हूं, अगर आप लोगों ने ना भी लिखना हुआ तो कोई मसला नहीं। 2021 इसकी इनकम बताएं, 2021 की इनकम, और इसका टैक्स 630। ये मैंने वैसे ही लिखा है, जरूरी नहीं था। अब राइट जेब में क्या डाला हुआ है 1300, और लेफ्ट जेब में क्या डाला हुआ है 1700। अब 2020 में आप डालें 1700 और 2019 में डालें, और इनके टैक्स दोबारा कैलकुलेट करें। ये वाला ना लीजिएगा, ये वाला ना लीजिएगा। अच्छा, अब जेब मुझे भूल गई है, वो छोड़ें। अब आप एक जेब से निकालकर पहले 2020 सॉल्व करें। 2020 का 20 का 1300 एने को तारीस की। अब देख, अच्छा 2020 का 1300 चपेट 2020 का कितना 21 लिखा वैसे ही है, बस मतलब रिदम में चल रहा था। मैं छोड़ता तो किसी ने कहना छोड़ा क्यों है, लिख दिया तो किसी ने कहना लिखा क्यों है, इसलिए मैंने लिख दिया। टैक्स ईयर 2020, इसकी इनकम 30। टेक्नोलॉजी नहीं आई होती ना ऐसे पेंट की तरह हम हैं। 1700। भाई ये वर्सेस वाली कैलकुलेशन है, एक में हमने इधर डाल दिया 1300 1700 को, और एक में हम रेलेवेंट ईयर्स में डालने लगे 1700। 5500 इसका टैक्स निकाल लीजिएगा, मैं अभी निकलवा दूंगा आपको। अगर आप कहेंगे बंदे बुलवा लेंगे, वो कोई मसला नहीं। टैक्स ईयर 20W9 की अपनी इनकम क्या है 3200। ये 1300 जो रह गया बता, पहले 1300 और 1700 को कहां फेंका था 1300 1700, अब कहां फेंका 1300 को, ये 1300 1700। ऐसे क्यों नहीं फेंका 1300 1700 को, नहीं नजर आ रहा। पहले कहां फेंका था 1300 1700 को, आप 1300 1700 को यहां नहीं फेंकना, 1300 को इधर फेंकना है और 1700 को, अच्छा जमा मेरा 100 4500। अब डंकी वर्क करें, टैक्स निकालें दोनों सालों का। टैक्स ईयर 20W9 की इनकम और इसका टैक्स 616 प्लस ऑफ 4 लाख 756। अच्छा नहीं ਤੁਸੀਂ
6 जमा 30% ऑफ 14 लाख जी 1106। मेरे ख्याल से ना, चुप रहे, मेरे ख्याल से 2018 को लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना हो तो लिख लीजिएगा। वो कहेगा मैं हाँ फिर मैं की, उसमें तो कुछ हुआ भी नहीं ना। 2018 लिखना हो तो लिख लीजिएगा, बीच में लगे हाथ तो 2011-21 आया था, वो मैंने लिख दिया था, जरा वो बीच में मिस हो जाना था, लिख दे 2018 लिख दे 20W8, इससे ज्यादा ग्रिप बनेगी। इनकम मतलब 20 और टैक्स 360। एक छोटा सा काम करवाएं मुझे, ऑप्शन 1 में सारा डेटा दोबारा उतरवाएं, ऑप्शन 1 में सारा डेटा दोबारा उतरवाएं। छोटा सा काम करवाते, सवाल से उतरवाइएगा, सवाल से उतरवाइएगा, ये करना पड़ेगा, सवाल से उतरवाइएगा। 2021 इनकम, इससे ज्यादा ग्रिप बनेगी, टैक्स 6 जी, अगला साल, सवाल से टैक्स ईयर 2020, टैक्स ईयर 2020 30 वो 17 उसमें जा चुका है, नहीं चला गया है, हाँ नहीं चला गया जी, 300। We should try to be professional। 2019 सवाल से उठाएं, जी बोलें। 405 बॉल पॉइंट मुंह चिपा के नहीं सोच रहे हो कि रहा है। 20W8 यहां रख लिया करें, इतनी गुंजाइश हम आपको दे रहे हैं। 20W8 ये बहुत बड़ी ग्रिप है इधर अल्हम्दुलिल्लाह। 2800 कभी आप दर्जियों के साथ रहो। टैक्स कितना 360। सर आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन एडवाइस क्या करना है? सारा हो गया, उन एडवाइस की करना है, बता दें आप क्या जमा करें तो एडवाइस हो जाएगा। अच्छा पहले सुन लें, फिर मैं रिवाइज करवाता हूं। इसको जमा करें और इसको जमा करें, दोनों में से देखें कौन सी। अच्छा ये वैसे 2018 उठाने की जरूरत नहीं थी वैसे मेरे ख्याल से, देखें क्यों 2800 300 2800 300, इसको कोई फायदा नहीं था इसके उठाने का, ये भी छोड़ सकते थे मेरे ख्याल से, ये भी छोड़ सकते थे, लेकिन चलें खैर है, मतलब एक ग्रिप बन गई ना, मतलब सारा डेटा ही डाल दिया जो मैक्सिमम हो सकता था। ओहो वो आप लोग कर लेंगे, ओ ना 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 कैलकुलेटर छोड़ें, वो आप लोग कर लेंगे। मुझे बताएं हुआ क्या है? हुआ ये कि पहली ऑप्शन में हमने 1300 और 1700 को 1300 और 1700 को हमने इधर डाला है, और ऐसे तरह कर दें, और दूसरी मिसाल में हमने इधर नहीं डाला, हमने 1700 को इस साल में डाले और 1300 को इधर। लेकिन जो वो वाली मिसाल है उसमें नहीं सर मुझे नजर नहीं आ रहा, तीनों खाना में है कि पे है चाचू। नाउ फील फेल्ट। पहली मिसाल में हम 1300 को भी इधर डाला, 1700 को भी।
अगली मिसाल में हमने ना 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 ना, ये स्टिक आगे जा ही नहीं रही, स्टिक आगे जा ही नहीं रही। अगली मिसाल में हमने इस तरह रखते होते हैं वो, ऐसे चौक लगाने आगे 1700 को इधर डालने और 1300 को इधर डालना। ये करने के बाद अब टैक्स कैलकुलेट करें दोनों ऑप्शंस के अंदर। एंड पे एडवाइस भूल जानी है, एडवाइस भूल जानी है, उसे कहना है बहुत मेहनत कर ली थी, पहले अब एडवाइस रहने दो। ऑप्शन 1 में बताएं, ऑप्शन ही नहीं, सारे जमा करवाना मुझे एक एक करके। 149 1 630 300 40 360 8 6। ऑप्शन 2 40 4 एक मिनट रुकें, इतना ज्यादा क्यों टैक्स आ रहा है ऑप्शन 1 में और इतना कम क्यों आ रहा है ऑप्शन 1? साल तो वही है, क्योंकि इसमें तो 1300 1700 डाला हुआ है ना, ये 1300 1700 के बगैर है। अच्छा कितना आ गया 4, लेकिन इस साल तो कोई मसला ही नहीं था, इस साल भी मसला था ना। ये ज्यादा क्यों आ रहा है? अब इधर 1300 1700 डाल दिया ना, जमा 11 3318 इतनी मेहनत करके पता चला कि पिछले सालों में नहीं डालना था, इधर ही डालना बेहतर आए। मतलब जो जनरल मतलब समझ गए, मतलब बोल रहे होते हैं हम, मतलब समझ गए, मतलब इतना रोल के बड़ी मेहनत करके हमने 1300 1700 को बड़े स्टिके स्टुके करा के पीछे डाला। अब क्या करें बताएं, इस ऑप्शन में टैक्स कम आ रहा है या इस ऑप्शन में टैक्स कम आ रहा है? पुत्र किताब भी रख, टोपी पाई है वो भी अंदर रख, ते जूते भी रख, क्योंकि मतलब कट बाहर। हाँ वैसे ही कोई पेज खोल के बैठ गया बरकत के लिए, वो चैप्टर देखो जरा, चैप्टर देखो, चैप्टर देख, इनकम फ्रॉम बिजनेस। हाँ तू भी वेला। अच्छा आप बोले बस चंद देना है फिर अल्लाह हाफिज। अच्छा आप बोले ये कितने 1300 1700 इधर गया था और दूसरी ऑप्शन में 1700 और 1300, उसके बाद सारे सालों का क्या कैलकुलेट किया टैक्स, और फिर फिजिबल ऑप्शन लिखें जी। आई एडवाइज टू डॉक्टर जमाल that you may move to Europe. I hereby advise to Dr. Jamal that tax under option 1 for all of the years is और पूछो गड्डी आ गई, ट्रेन आ गई, is 3186। दोबारा रिपीट, मैं दोबारा रिपीट नहीं कर, मैं रिपीट करांगा खाली। अच्छा आई एडवाइज डॉक्टर जमाल, अच्छा आई हेयर बाय ओवरऑल लाइबिलिटी तो ये बन रही है ना, पेमेंट्स लेस करके तो बताने से कोई फायदा नहीं होना, वो आपकी बात ठीक है, लाइबिलिटी तो ये बन रही है ना। अच्छा मैंने क्या लिखवाया था, आई हेयर बाय एडवाइज डॉक्टर दैट टैक्स अंडर ऑप्शन 1 when arrears, tax under option 1 is rupees for all the years, is rupees 3186, and under option 2 is 3318. So
So it is better to क्या कहते हैं, टू नहीं 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 नहीं, इट इज बेटर टू जो फिक्रा देने में आ रहा है उसको भी आप लोगों ने नहीं आने देना. इट इज बेटर टू टू insert. It is better, लिख लो कह रहा है. It is better to insert areas. It is better to insert areas. Put areas. जो मर्जी कर लें. It is better to Astaghfirullah. It is better to insert areas. हाँ, एड नहीं जेन में आ रहा था, कहते इंसर्ट को. इट इज बेटर टू ऐड Astaghfirullah. It is better to add areas in 20x2. It is better to add areas in 20x2 instead of the years to which they relate. Instead of the years to which they relate. For further guidance, you can contact my Abu. And please tell your clinic address because I have some problems as well, for which I want to meet you personally, Dr. साहब. ये जो डॉक्टरों के पास जाते हैं ना, ये वो दवाई नींद की गोलियां दे देते हैं, बंदा समझते हैं मैं सही हो रहा. ये कभी ये वाले मसले ना डॉक्टर के पास लेके जाइएगा. डॉक्टर साहब मुझे तो ये हो जाता है, कभी बैठे बैठे ये हो जाता है, फिर मैं पास हो जाऊं तो ये हो जाता है, तो फलां हो जाए तो ये हो जाता है. डॉक्टर साहब मुझे और नींद की गोलियां दे दे, चल सो फिर जा. खुदा के इन चक्करों में कभी ना पड़िएगा. और मतलब थोड़ा सा कुछ कर लें और कुछ हाई कोर्ट का सेक्शन रिवाइज करवा दें. किसमें? अच्छा, वो तो उन सालों के रेलिवेंट रेट्स है ना.